नमस्कार मित्रों, कैसे? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं हरीश मान्ना और आप है फिलहाल परिज्ञान क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। सभी को सामूहिक रूप से गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या। उन सब का एक बार पुनः मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और वक्त हो चुका राजस्थान जिला दर्शन का, और राजस्थान जिला दर्शन में हम आज जिस जिले का दर्शन करने जाएंगे ना, उस जिले का नाम है साहब झुंझुनू। उसे कहते हैं ताम्र नगरी या तांबा वाला जिला, इसे कहते हैं शेखावटी का सिरमौर, इसे तांबा की ताम्र नगरी भी कहा जा सकता है, और इसे ये भी कह सकते हो शेखावटी की स्वर्ण नगरी के नाम से भी जान सकते हो। झुंझुनू का दृश्य आपके सामने है। दूर किसी पहाड़ी पर खड़े होकर अगर आप फोटो लोगे ना, अगर चित्र लोगे ना, तो ये दूर से आपको दृश्य दिखेगा साहब झुंझुनू का। काफी कैसे क्षेत्र में फैला हुआ कस्बे के मुताबिक आपका शहर झुंझुनू है। और इसी झुंझुनू का जो शुभंकर है वो है काले तित्र। वैसे देखना मित्रों, अमूमन आपने मारवाड़ में तित्र देखे होंगे ना, तो ध्यान रखना कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के, भूरे कलर के कह सकते हो। लेकिन यहाँ जो ये इधर आप देख रहे हो ना झुंझुनू का जो शुभंकर है ना, वो है मित्रों, ध्यान रखना कौन से रंग का, इधर आपके कह सकते हो साहब भाई काले रंग का। तो काले तित्र कहाँ का, शुभंकर कहाँ का, पहचान चिन्ह माना जाएगा झुंझुनू का। ये बिल्कुल भाई आप सब लोगों के मैं मैसेज देख पा रहा हूँ, सबका नाम लेना यहाँ संभव नहीं हो पाएगा, कारण कि अगर मैं नाम लूंगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई किसी घाट किनारे बैठा हुआ हूँ और आप लोगों के मतलब होता ना कई बार वो पीढ़िया बाजता ना बड़ी धड़ल्ले के साथ राव जी वाला, तो वो सीन हो जाएगा। बाकी आप सब लोगों को मैं देख पा रहा हूँ रेत के तित्र है, बिल्कुल बीकानेर के, सही कह रहे हैं आंसू लगा, ठीक है। तो काले तित्र पूछे तो झुंझुनू के बताओगे, और रेत के तित्र पूछे तो कहाँ का शुभंकर मानोगे, बीकानेर। यानी तित्र बीकानेर में भी है, तित्र कहाँ बताओगे, झुंझुनू में। लेकिन रंग का थोड़ा ध्यान रखना, काले वाला पूछे तो झुंझुनू बता देना, और रेत वाला पूछे तो कहाँ बताओगे साहब, इसी बीकानेर के अंदर। और बीकानेर का अभ्यारण्य याद कीजिए गजनेर, उस अभ्यारण्य में सर्वाधिक तित्र कौन से है साहब, वही रेत के तित्र। तो मित्रों वहां रेत वाले हैं, और यहाँ पर रंग आपको कौन सा ध्यान रखना है, काला वाला, बिल्कुल। तो प्यारे परीक्षार्थियों, ये झुंझुनू का दृश्य है। और आगे बढ़ोगे तो इसी झुंझुनू से पहले आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ा मैं इतिहास बता देता हूं। झुंझुनू नाम का जो नगर है ना, ये नगर तो कहते हैं अलग अलग वैसे धारणा मिलेगी, लेकिन सबसे पहले बात करें साहब झुंझुनू है कौन से प्रदेश का अंग, तो आपको ध्यान होना चाहिए झुंझुनू अंग है शेखावटी का। कौन सी वटी का, शेखावटी। और शेखावटी बसाने वाले कौन थे मित्रों, राव शेखा। राव कौन थे, तो ये राव शेखा की छतरी है। और राव शेखा की छतरी भी मित्रों ध्यान रखना आपके झुंझुनू के परशुरामपुरा में। कौन सी पुरा में, परशुरामपुरा। तो झुंझुनू में परशुरामपुरा है ना, वहां पर कहते हैं साहब छतरी बनी है राव शेखा की, और इसी राव शेखा ने स्थापना की थी शेखावटी की। मैं इतिहास पूरा बताऊंगा, लेकिन पहले आप छतरी का दृश्य देख लें। ये दूर से आपको छतरी दिखाई देगी, राव शेखा का कैसे तो स्मारक बना हुआ है, ये राव शेखा के अंदर मूर्ति भी लगा रखी है। तो ये समझ लो राव शेखा की समाधि पूछे या फिर राव शेखा की छतरी पूछे, राव शेखा की स्मारक स्थल पूछे ना, तो मित्रों ध्यान रखना ये कहां पर बना हुआ है, इसी परशुरामपुरा। और परशुरामपुरा कहां पर है, झुंझुनू में। और वर्तमान में इसी राव शेखा की छतरी पर कहते हैं साहब पैनोरमा भी लिखी जा रही है ना। और कहते हैं साहब इसके लिए अलग से कहते हैं साहब पैनोरमा रखने के लिए अलग से बजट भी पारित हुआ है ना। और ये जो शेखा जी की जो मूर्ति है ना, ये कांसे की बनी हुई मूर्ति है, और इसकी कोई लंबाई पूछ लेना तो मित्रों 9 फीट ऊंचाई है इसकी, है ना। तो 9 फीट ऊंचाई कांसे की मूर्ति बनी हुई है साहब राव शेखा की। और इन्हीं राव शेखा जी पर अब कहते हैं साहब पैनोरमा भी लिखी जाएगी, तो पैनोरमा भी वहां इसी परशुरामपुरा में मान लो। अब देखना साहब ये राव शेखा है कौन, इनका पूरा इतिहास देख लेते हैं। प्यारे परीक्षार्थियों, आप जब जिला झुंझुनू पढ़ रहे हो ना, तो आपको झुंझुनू का इतिहास ध्यान होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, झुंझुनू जो प्रदेश है ना, ये प्रदेश है मित्रों शेखावटी का। कौन सी वटी का, शेखावटी नाम का पहले कोई प्रदेश था ही नहीं। कहानी क्या थी सुनो, कहानी ये थी कि साहब इसी शेखावटी में सबसे पहले कछावा वंश से एक राजकुमार आया, एक सामंत, एक सरदार आया, और सरदार का नाम था राव शेखा। राव है शेखा, और ये राव शेखा है मित्रों पृथ्वीराज कछावा के खानदान से। याद आ रहा कुछ कुछ, पृथ्वीराज कछावा के 12 पुत्र थे, और उन्हें 12 पुत्रों को कहते हैं साहब पृथ्वीराज कछावा ने पूरे आमेर को 12 जागीरों में बांट दिया था, और उन्हें कहते थे 12 कोटड़ी। नाम सुना होगा कभी कभार,
है ना। तो याद करो साहब, पृथ्वीराज कछावा के समय जब 12 जागीरें, जब 12 कोटड़ियां बांटी गई ना, उसमें से एक कोटड़ी दी गई थी राव शेखा के पिता को, और राव शेखा के पिता का नाम था मित्रों मोकल। बड़े गौर से सुनना साहब, एक मोकल आपके मेवाड़ में वो अलग है, ध्यान रखना, ये मोकल कछावा है। तो पृथ्वीराज कछावा का एक पुत्र कौन था मित्रों? मोकल। और इसी मोकल को जागीर मिली, और मोकल की मृत्यु होने के बाद उस जागीर का जागीरदार बन गया शेखा, और उसी शेखा ने आगे जाकर यानी उसी जयपुर रियासत में, ध्यान रखना शेखावटी पहले जयपुर रियासत का ही अंग था, तो उसी जयपुर रियासत में एक अलग से कह सकते हो साहब एक नगर बसा, उस नगर का नाम कौन सी वटी है? शेखावटी। अब अगर आप लोग हमसे राजस्थान का इतिहास ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़े हुए हो ना, तो इतिहास याद कीजिए आमेर का, इतिहास याद कीजिए कछवाओं का, और इतिहास याद कीजिए पृथ्वीराज कछावा के बाद एक शासक बना था, मैंने कहा था याद करो पूर्णमल। पूर्णमल को राजगद्दी से हटाया, शासक बना भीमदेव। भीमदेव की मृत्यु थी, शासक बना रतन सिंह। और उसी रतन सिंह के समय, बड़े गौर से सुना मेरी एक एक बात को, उसी रतन सिंह के समय 16वीं शताब्दी में रतन सिंह के चाचा राव शेखा ने कहते हैं साहब कौन सी वट्टी को बसाया था? शेखावटी को। अरे याद है कुछ कुछ है, तो वही तो राव शेखा है। तो कहते हैं साहब ये शेखावटी बसाने वाले कौन है? राव शेखा। इसी शेखावटी में आज हम जो जिला देख रहे हैं, जिला मित्रों कौन सा? झुंझुनू। और कहते हैं साहब झुंझुनू नामक इस रियासत, इस नगर को बसाने वाला कहते हैं साहब उसका नाम था झुंझार जाट। झुंझार जाट ने कहते हैं साहब झुंझुनू नगर को बसाया, झुंझुनू कस्बे को बसाया। और कहते हैं साहब झुंझुनू नामक कस्बे की स्थापना हो गई थी, कहते हैं साहब इस शेखावटी की स्थापना से पहले ही झुंझुनू था। शेखावटी तो बड़ा नाम है ना। तो कहते हैं साहब यहाँ पर झुंझार सिंह नाम आता है या फिर झुंझार जाट आता है। तो झुंझार जाट ने किसे बसाया था? झुंझुनू को। और आगे जाकर कहते हैं साहब इसी झुंझुनू के जो पहले शासक बने ना, वो शासक बने मित्रों इनका नाम था महमूद खान। कौन सा खान था? तो ये कह सकते हो मोहम्मद खान कह सकते हो या महमूद खान कह सकते हो। तो एक झुंझुनू नामक भाई कह सकते हो सर ठिकाने के प्रथम शासक, प्रथम जागीरदार पूछ रहे हो तो बताना कौन? महमूद खां या मोहम्मद खां कह सकते हो, है ना। लेकिन उससे पहले पूछ ले झुंझुनू बसाने वाले कौन थे, तो बसाने वाले कौन थे? झुंझार जाट थे। तो सिंपल सी कहानी ये होगी साहब कि यहाँ पर इसी झुंझुनू से रिलेटेड आपको अलग अलग वंश की बात करें, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि झुंझुनू अलग से कोई रियासत थी नहीं, ये ध्यान रखना, है ना। झुंझुनू शेखावटी का अंग था, और शेखावटी किसमें? जयपुर रियासत में सम्मिलित थी, है ना। और आज भी आप नोट करते हो, आपने देखा होगा साहब कि झुंझुनू अलग से कोई रियासत है, अलग से राज्य के रूप में कहीं भी इसका जिक्र नहीं होता है। तो विशेषकर ध्यान रखना, झुंझुनू अलग से कोई रियासत नहीं थी। झुंझुनू कैसे तो एक ठिकाना था, इस ठिकाने की स्थापना की थी झुंझार जाट ने। आगे जाकर इसी ठिकाने पर कहते हैं शासन किया था साहब भाई खान परिवार ने, और खान में कहते हैं साहब वो कौन था? महमूद खान था। उसी प्रकार इसी जब झुंझुनू की बात करें ना, तो झुंझुनू वैसे राजस्थान की स्थापना के साथ ही झुंझुनू कहते हैं साहब एक जिले के रूप में बन गया था, लेकिन पहले झुंझुनू अलग से कोई रियासत नहीं थी। तो ये शेखावटी, और शेखावटी हम जो देख रहे हैं वो मित्रों कौन सा है? झुंझुनू है। बात करें साहब शेखावटी की भौगोलिक स्थिति की, तो मित्रों देखना इधर राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश में, इधर 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश नहीं पूर्वी देशांतर से लेकर इधर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये तो है राजस्थान की स्थिति। अब राजस्थान में हम पढ़ रहे हैं साहब कौन सा? झुंझुनू वाला क्षेत्र है। तो मित्रों ये झुंझुनू आएगा राजस्थान के उत्तर पूर्व क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? उत्तर पूर्व में। और झुंझुनू की सीमा लगती है मित्रों ध्यान रखना हरियाणा से। अरे कौन सा हरियाणा। तो मित्रों अंतर्राज्यीय सीमा भी याद रखना, और अंतर्राज्यीय सीमा आप कौन सी याद रखोगे? हरियाणा वाली। अब एक तो अंतर्राज्यीय सीमा, अब अंतर जिले देखे ना, तो झुंझुनू के उत्तर में जिला आएगा मित्रों चूरू। इसी झुंझुनू के आप कह सकते हो दक्षिणी पूर्व में कह सकते हो, दक्षिण पश्चिम कह सकते हो, यहाँ पर जिला आएगा मित्रों कौन सा? झुंझुनू नहीं सॉरी सिक्कर। तो ये तय हो गया कि साहब ऊपर है चूरू और नीचे आएगा जिला कौन सा? सिक्कर। यानी ये तय हो गया साहब जिले कितने? एक। तो एक तो है अंतर्राज्यीय सीमा और दो हो जाएगी अंतर जिलों की सीमा। तो जिले कितने बताओगे? 2। और चूरू, सिक्कर और झुंझुनू, इसे तो सम्मिलित रूप से कहते हैं शेखावटी। सम्मिलित रूप क्या बताओगे? शेखावटी। तो सम्मिलित रूप से शेखावटी प्रदेश है ना, यही आपका माना जाएगा झुंझुनू, चूरू और सिक्कर। और चूरू की चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। तो शेखावटी के 2 प्रदेश हम एक प्रदेश पहले देख चुके हैं,
और एक प्रदेश आज देखेंगे मित्रों कौन सा है, झुंझुनू है। और एक बात हम आपको बता दें कि झुंझुनू समूचे हिंदुस्तान में जो सैन्य वर्ग की जो बात आती है ना, तो समूचे राजस्थान के समूचे हिंदुस्तान में कह सकते हो साहब, एक कस्बे से सर्वाधिक जो सैनिक जो लोग हैं ना, वो मित्रों ध्यान रखना सैनिक कहाँ के, झुंझुनू के। तो वीरों की भूमि मानी जाती है साहब झुंझुनू। आप हिंदुस्तान की कोई सी भी बड़ी कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई युद्ध की कोई घटना देखना, उस युद्ध में जो सर्वाधिक कहते हैं साहब जो वीर सपूत शहीद होते हैं ना, वो शेखावटी, और शेखावटी में कहा कि झुंझुनू के वीर शहीद होते हैं। और झुंझुनू में देखना साहब आपको यहाँ पर महावीर चक्र विजेता भी मिलेंगे, परमवीर चक्र विजेता भी मिलेंगे, और शौर्य चक्र विजेता भी मिलेंगे। और राजस्थान इसी झुंझुनू में एक गांव, एक कस्बा तो ऐसा है जिस कस्बे को फौजियों का गांव भी कहा जाता है ना। तो फौजियों के गांव के नाम से जो जिला प्रसिद्ध है ना, वो जिला ध्यान रखना झुंझुनू ही है। तो वीर सपूतों की धरती मानी जाती है साहब झुंझुनू के अंदर। और झुंझुनू जो व्यक्तित्व की बात करूंगा ना, तो राजस्थान के महान व्यक्तित्वों में कुछ एक व्यक्तित्व आपको यहाँ झुंझुनू से भी मिलेंगे। बिल्कुल, देव चौधरी। तो ये स्थिति होगी भौगोलिक इसकी साहब झुंझुनू की। बात करें साहब झुंझुनू खुद की स्थिति की, तो 27 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, इधर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो एक तो देशांतर रेखा गुजरती है और लगभग एक ही अक्षांशीय रेखा गुजरती है। नोट किया आपने, यानी एक ही देशांतर रेखा 75 से लेकर 76 तो एक हो गई, 27.5 से लेकर 28.5 तो एक हो गई अक्षांशीय। तो पूर्ण रूप से एक अक्षांशीय है और एक देशांतरीय रेखा है ना, वो कहां से गुजरती है मित्रों, इसी झुंझुनू से। बात करें झुंझुनू के प्रमुख यानी मुख्य कस्बों की, तो मित्रों इसके सबसे ऊपर टॉप में दिखेगा सूरजगढ़, इसके थोड़ा ऊपर मिलेगा चिड़ावा। और चिड़ावा आपको याद ही होगा, याद करो साहब, चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता की धरती है चिड़ावा। याद आ रहा कुछ है ना, चिड़ावा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं वो। चिड़ावा में याद करो साहब नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा की धराई हुई, ये भी चिड़ावा है। झुंझुनू मूल झुंझुनू है ही से। मलसीसर याद करो साहब, जिस प्रकार आमेर में आप पढ़ते हो ना 12 कोटड़ी के 12 जागीरें कहाँ की प्रसिद्ध है, आमेर की, उसी प्रकार ध्यान रखना शेखावटी की भी 5 जागीरें प्रसिद्ध है। झुंझुनू की 5 जागीरें प्रसिद्ध है जिन्हें कहते हैं पंचपाणे। और पंचपाणे में 5 ठिकाने, उसमें से एक ठिकाना ध्यान मलसीसर वाला भी तो है, एक ठिकाना नवलगढ़ वाला भी है। और नवलगढ़ को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है, हवेलियों का शहर। उसी प्रकार उदयपुर वाटी तो आपको याद ही होगी, याद करो सकराई माता कहाँ की, उदयपुर वाटी का झुंझुनू के अंदर है। और उस प्रकार खेतड़ी तो बहुत प्रसिद्ध हुआ है। समूचे हिंदुस्तान में सर्वाधिक तांबा कहां से निकलता, अपने खेतड़ी से निकलता है। यहीं से तो पहाड़ी गुजरती है, कोलान की पहाड़ी है ना। और हिंदुस्तान का किसी समय केंद्र का प्लांट लगा हुआ था, हिंदुस्तान ताम्र शोधन संयंत्र खेतड़ी में तो लगा हुआ था, है ना। तो खेतड़ी तांबे के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। खेतड़ी के महल भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। खेतड़ी वो स्थान है मित्रों जहां पर याद करो हिंदुस्तान के प्रख्यात कह सकते हो साहब आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी, याद करो साहब स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने भी यात्रा कर रखी है खेतड़ी की। और स्वामी विवेकानंद, बड़े गौर सुना, विवेकानंद जी का खेतड़ी आने से पहले नाम था नरेंद्र। नाम क्या था, नरेंद्र। तो नरेंद्र को विवेकानंद नाम देने वाले खेतड़ी के ठाकुर थे, नाम था मित्रों अजीत सिंह। अरे याद है कुछ है। तो मित्रों यहाँ पर खेतड़ी में आप गए, स्वामी विवेकानंद जी भी आए हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र से नाम विवेकानंद यहीं पर रखा गया था। और यहाँ पर आगे जाकर विवेकानंद जी के गुरु तो भाई रामकृष्ण परमहंस, तो कहते हैं साहब उनका एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित कर दिया खेतड़ी के अंदर। बिल्कुल। तो मित्रों तो ये सारी कहानी कहाँ की, खेतड़ी आगे बुआना है। और बुआना खनिज दृष्टि से बहुत ज्यादा सशक्त माना जाता है, ये झुंझुनू का क्षेत्र है। तो ये झुंझुनू के जितने भी जो इलाके हैं ना, मेरा तो ये मानना है कि जितना प्रसिद्ध झुंझुनू मुख्यालय है ना, उतने प्रसिद्ध आसपास के कस्बे भी है, आसपास जितनी भी तहसील है ना, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अक्सर नवलगढ़ का नाम भी सुनते हैं, अक्सर खेतड़ी का नाम भी सुनते हैं, अक्सर उदयपुर वाटी नाम सुनते हैं, अक्सर चिड़ावा सुनते हैं, अक्सर मलसीसर सुनते हैं। तो ये समूचा जो झुंझुनू है ना, ये झुंझुनू कहते हैं साहब वास्तव में वीर सपूतों की धरती कहलाती है।
हाँ, और आगे चर्चा करेंगे। याद करो साहब, अपने राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष है वो भी यहाँ झुंझुनू से ही है, और राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष है ना सुमित्रा सिंह जी, वो भी तो यहीं के हैं। तो नरोत्तम लाल जोशी बोलो, सुमित्रा सिंह बोलो, सबके सब यहीं से हैं। बिल्कुल रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी खेतड़ी के अंदर, सही बता रहे हो। यहाँ झुंझुनू का कुल क्षेत्रफल है वो है 5,928 वर्ग किलोमीटर। यहाँ जनसंख्या निवास करती है 21,37,045, यानी 21,37,045 लोग निवास करते हैं साहब झुंझुनू के अंदर। और जनगणना में आपको हर दिन बताता हूँ वर्ष 2011 की। तो मित्रों, वर्ष 2000 जनगणना मुताबिक ये स्थिति बतानी होती है आपको झुंझुनू की। उपनाम फिर से बोलता हूँ, इसे तांबा वाला जिला भी कहा जाता है, इसे वीर सपूतों की नगरी भी कहा जाता है, इसे फौजियों का शहर भी कहा जाता है, शेखावटी का सिरमौर जिला भी माना जाता है, इसे तांबर नगरी के नाम से भी जाना जाता है ना। यूं अगर सभ्यता की बात करें ना, तो सभ्यता तो तांबर नगर कौन सी आड़वाली है, जो कहाँ है उदयपुर के अंदर है ना। तामर जननी पूछो तो बताना होता है गणेश्वर सिक्कर वाली, लेकिन जिले की बात करें ना तो जिले। तो मित्रों, आज चर्चा करेंगे हम झुंझुनू की। अब देखना साहब, झुंझुनू का लिंगानुपात, झुंझुनू का लिंगानुपात है मित्रों 950। यानी सिंपल सी कहानी, 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, 950। झुंझुनू का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो जनसंख्या घनत्व है 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भक्ति, यहाँ की साक्षरता दर बहुत शानदार है, कह सकते हो साहब। यहाँ सर्वाधिक शिक्षित लोग मिलेंगे, 74.13% शिक्षित जो लोग है ना वो झुंझुनू के अंदर है। और पुरुष साक्षरता तो सबसे शानदार है साहब झुंझुनू की, है ना। झुंझुनू के विधानसभा क्षेत्र पूछो तो 7 बताओगे। यहाँ पर 8 तो तहसीलें हैं और 6 उप तहसील है। तो ये झुंझुनू का पूरा बायोडाटा है जो आपको हमने बता दिया। 905 लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व ये है, साक्षरता दर बहुत शानदार है, और पुरुष साक्षरता तो लाजवाब है। वो कहाँ की साहब, झुंझुनू की। यानी पढ़े लिखे लोग सर्वाधिक कहाँ बताओगे साहब, झुंझुनू के अंदर। और आगे चलते हैं। अब इसी झुंझुनू में वैसे देखा जाए ना, जहाँ जो झुंझुनू मुख्यालय है ना, वहाँ झुंझुनू में कोई भी कहते हैं साहब कोई किला या फिर ऐसी कोई बड़ी इमारत नहीं है। वैसे झुंझुनू में हवेलियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, आगे बात करेंगे मोदी की हवेली है ना, इस सरदार मोदी की हवेली। हवेलियां तो झुंझुनू में बहुत है, लेकिन किले गढ़ है ना, बड़े बड़े दुर्ग है ना, दुर्गों की संख्या बहुत कम है। दुर्ग बने हुए भी है छोटे छोटे किलों के रूप में, और वो भी आसपास बने हुए हैं। आपके सामने मैं किला दिखा रहा हूँ, ये मित्रों भोपालगढ़ का किला है ना। और इसी भोपालगढ़ का जो किला है ना, इस किले का कह सकते हो साहब, ये जो किला है ना ये भोपालगढ़ और भोपालगढ़ का खेतड़ी के अंदर है। कहाँ बताओगे, वैसे एक भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर भी है, लेकिन वो भोपालगढ़ अलग है, ये भोपालगढ़ अलग है। तो ये जो खेतड़ी वर्तमान का झुंझुनू, तो खेतड़ी के अंदर ये किला बना हुआ है। और इस किले के बारे में कहा जाता साहब, यहाँ इस किले का निर्माण करवाया था मित्रों झुंझुनू के शासक, नाम ले सकते हो भोपाल सिंह। कौन सिंह है, भोपाल सिंह बहादुर के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, भोपाल सिंह है। और एक बात और ध्यान रखना, राव शेखा खुद कौन थे, कच्छावा थे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, राव शेखा के जितने भी वंशज बाद में शेखावत हो गए थे, तो इनका नाम भोपाल सिंह शेखावत कह सकते हो। तो भोपाल सिंह शेखावत ने भोपालगढ़ खेतड़ी में किला बनाया, तो उस किले का नाम मित्रों भोपालगढ़ है। और इस किले का निर्माण हुआ था मित्रों 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में जो किला बनाना, उस किले का नाम है मित्रों कौन सा किला, भोपालगढ़ का किला है ना। और आगे चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर मंडावा का किला भी है ना। अब मंडावा वास्तव में कहते हैं साहब इसी झुंझुनू के निकट ही एक ठिकाना है। इस मंडावा की हवेलियां भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। मंडावा ठिकाना भी था, मैंने कहा था पंचपाणे, उसमें मैंने बताया था मलसीसर था, नवलगढ़ था है ना, बिसाऊ था। उसी प्रकार एक मंडावा भी ठिकाना पंचपाणे सम्मिलित था। ये जो ठिकाना था ना, ये कहते हैं साहब लगभग 18वीं शताब्दी में बसाने वाले कौन थे, मांडू जाट। कौन जाट थे, तो मांडू जाट ने बसाया था मंडावा। और उसी समय कहते हैं एक छोटे से किले का निर्माण करवाया, और इस किले का नाम कौन सा है, मंडावा किला है। और वैसे ये किला इतना आप भी हवेली के रूप में कह सकते हो है ना। और ये इसके अंदर का दृश्य है, ये तो बाहर का दृश्य दिखा दिया, ये अंदर का दृश्य है। मैं पहले कह चुका हूँ कि झुंझुनू वाले इलाके में इतने कोई ज्यादा लंबे चौड़े कोई दुर्ग नहीं है, ये ध्यान रखें। राजस्थान का लगभग हर किला उठाकर देख लेना, हर किले के अंदर किसी न किसी बॉलीवुड जो मूवी है ना उसकी शूटिंग हो रखी है साहब,
है ना। तो मांडू जाट ने बसाया था साहब मंडावा, उस समय एक छोटा सा किला बनाया, किला आपके सामने, और मंडावा का किला मंडावा, मंडावा कहाँ है, झुंझुनू के अंदर। और आगे चलते हैं, और आगे बढ़ोगे यहाँ किला मिलेगा मित्रों मुकुंदगढ़ का किला। कौन सा है, और मुकुंदगढ़ का किला कहाँ, मुकुंदगढ़ में, और मुकुंदगढ़ कहाँ है, झुंझुनू के अंदर। ये सब अलग अलग ठिकाने जानना। मंडावा ठिकाने का नाम है, वो भी झुंझुनू में, वहां अलग किला बना रखा है। मुकुंदगढ़ भी कहते हैं साहब ठिकाना है, वो ठिकाना भी कहाँ का साहब, इधर भाई झुंझुनू का है। और इसके मुकुंदगढ़ किले का निर्माण भी करवाने वाले मुकुंद सिंह थे। कौन सिंह है, तो मुकुंद सिंह शेखावत ने कहते हैं साहब बनाया था कौन सा गढ़, मुकुंदगढ़। और इसी मुकुंदगढ़ किले का निर्माण हुआ था कहते हैं साहब 1755 ईस्वी के आसपास, 1755 ईस्वी में। और इस किले के अंदर के दृश्य देखिए, ये तो इसका द्वार है, ये अंदर के दृश्य है, यानी ये कह सकते हो साहब बहुत सारे खंबे लगे हुए हैं, है ना। तो खंबे लगी हुई हवेली है ना, वो कौन सी गढ़ की प्रसिद्ध है, मुकुंदगढ़ की। वैसे ये इनके केवल फोटो लेते रहो और नाम ध्यान होना चाहिए। कई बार होता है क्या कुछ आता है मेल अनमेल का, तो उस समय ध्यान रखना। मंडावा का किला, मुकुंदगढ़ का किला, आगे चर्चा करूंगा भाई अपने नवलगढ़ का, और पहले चर्चा की थी भोपालगढ़। ये सारे किले कहाँ पर है भाई, झुंझुनू के अंदर है। फिर से बोल रहा हूँ, भोपालगढ़ का किला, मंडावा का किला, मुकुंदगढ़ का किला, और आगे अब हम देखेंगे मित्रों कौन सा गढ़ है, नवलगढ़ का किला। और इसी नवलगढ़ के किले का निर्माण करवाया था मित्रों शेखावटियन झुंझुनू के शासक नाम था नवल सिंह। और इसी नवल सिंह ने कहते हैं साहब 1737 ईस्वी में, 1737 में बसाया था कौन सा गढ़, नवलगढ़। नवलगढ़ नामक कस्बा बसाया, और साथ ही साथ कहते हैं साहब यहाँ पर किले का निर्माण करवाया। और इस किले में कहते हैं साहब अलग अलग चारों दिशाओं में 4 द्वार बने हुए, है ना। और इन चारों द्वारों को दिशा के अनुसार नाम दे दिया, अगुणा दरवाजा, बावड़ी दरवाजा, मंडी दरवाजा, नानसा दरवाजा। तो 4 दिशा में 4 दरवाजे लगा रखे हैं, और 4 दरवाजे कौन से गढ़ गए, नवलगढ़ गए। और नवलगढ़ की वर्तमान कहाँ पर है, झुंझुनू में। तो इनके नाम निर्माता ध्यान रखो और इनका सन ध्यान रखो, बस पर्याप्त है। अब इसी नवलगढ़ के बाद जो महल प्रसिद्ध हुए ना, ये तो 4 किले थे मित्रों। उसके बाद जो महल प्रसिद्ध हुए, महल कहाँ के, खेतड़ी के। और खेतड़ी के महलों का निर्माण हुआ था 1770 ईस्वी में, और निर्माण करवाने वाले थे, याद रखना मित्रों, भोपाल सिंह। अरे कौन से सिंह है, भोपाल सिंह। तो भोपाल सिंह ने कहते हैं साहब निर्माण किसका करवाया था, इसी के इन्हीं खेतड़ी के महलों का। खेतड़ी के बारे में कहा जाता, कहते हैं साहब ये समूचे राजस्थान में कहते हैं साहब दूसरा सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता था, दूसरा सबसे बड़ा ठिकाना। और दूसरी सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये खेतड़ी का महल है, और ये खेतड़ी के महलों के ऊपर आप देखिए साहब किसी भी भाई महल के द्वार पर कोई दरवाजा और खिड़की नहीं लगी हुई है। तो बिना दरवाजे व खिड़कियों से बना हुआ महल है, इसीलिए ध्यान रखना इसे शेखावटी का हवा महल भी कहा जाता है। शेखावटी का हवा महल, तो या फिर राजस्थान का दूसरा हवा महल कह सकते हो। तो शेखावटी का हवा महल पूछे ना, तो मित्रों ये झुंझुनू वाला खेतड़ी का महल है ना। और इसी खेतड़ी महल की आगे घटना देखते जाना। इसी खेतड़ी महल को देखकर आगे जाकर 1799 ईस्वी में याद करो साहब जयपुर के शासक प्रताप सिंह ने जयपुर में बनाया था मित्रों हवा महल। तो सिंपल सी कहानी ये कि जो हवा महल बना था ना, वो ध्यान रखना खेतड़ी के बाद में बना था। तो खेतड़ी की डिजाइन को देखकर जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था मित्रों प्रताप सिंह ने। याद करो साहब वो बना था 1799 ईस्वी में, और ये बन गया था 1770 में। यानी ये तो होता है ऐसा कि जयपुर वाले हवा महल से पहले खेतड़ी का हवा महल बन गया था, जिसे खेतड़ी का हवा महल भी कह सकते हो, इसे आप शेखावटी का हवा महल भी कह सकते हो। तो अलग अलग नाम दे सकते हो, है ना। तो ये इसका निर्माता भोपाल सिंह है। अब बात करें साहब इसी महल की, तो इसी महल के बारे में कहा जाता है साहब ये जो खेतड़ी है ना, ये सबसे बड़ा और सबसे धनी ठिकाना माना जाता है, सबसे धनी। अब इसके अंदर की डिजाइन देखना साहब, यहाँ जिस प्रकार आप कुंभलगढ़ किला देखते हो ना, कुंभलगढ़ किले के बाती कहते हैं साहब इस किले के चारों और इस महल के चारों ओर दीवारें लगी हुई, दीवार कर रखी है। ये महलों का नजारा देख सकते हो। यहाँ द्वार तो है लेकिन कोई दरवाजा खिड़की आपको मिलेगी नहीं। अब खेतड़ी की महल की बात करें तो मित्रों खेतड़ी के वही महल है जहाँ पर कहते हैं साहब जहाँ के ठाकुर का नाम था अजीत सिंह, और इन्हीं महलों के अंदर अजीत सिंह ने याद करो साहब स्वामी विवेकानंद के 1893 ईस्वी में शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले
जाने से पहले इनका नाम है ना, नाम पहले क्या था, नरेंद्र। तो नरेंद्र से कहते हैं साहब जो विवेकानंद नाम जो हुआ था ना, वो इन्हीं खेतड़ी के महलों में ही हुआ था साहब। और नाम देने वाले कौन थे, याद रखना मित्रों, अजीत सिंह। तो अजीत सिंह ने यानी विवेकानंद के 1893 ईस्वी के शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले पूछ ले साहब इनका विवेकानंद नाम किसने रखा, बता देना। अजीत सिंह ने। कहाँ रखा पूछे तो बता देना साहब, ये कौन सा है, आपके बताओगे साहब, खेतड़ी में बताया, बिल्कुल। तो मित्रों ये खेतड़ी के महल, और खेतड़ी के महल है ना, इन्हें हवा महल के रूप में कह सकते हैं, और बहुत ही सुंदर महल माने जाते हैं, और राजस्थान का बहुत बड़ा धनी ठिकाना माना जाता है। अब उसी प्रकार जैसे आप आगे बढ़ोगे दर्शनीय स्थलों में, उसमें एक सेठ ज्ञानी राम बंशीधर पोदार महाविद्यालय भी है। और ये पोदार महाविद्यालय मित्रों का नवलगढ़ के अंदर है, औंधगढ़ में, और नवलगढ़ का झुंझुनू में। तो ये पोदार महाविद्यालय देख सकते हो, ये इन्हीं पोदारों के नाम से नवलगढ़ में पोदारों की हवेली भी प्रसिद्ध हुई, ध्यान रखना। और इस महाविद्यालय स्थापना मित्रों हिंदुस्तान आजादी से पहले 1921 में हो गई थी। हिंदुस्तान आजादी से पहले कह सकते हैं साहब, एक बहुत बड़े सेठ थे जिनका नाम था बंशीधर। तो बंशीधर पोदार ने कहते हैं साहब बहुत बड़ा महाविद्यालय बनाया था। और आज ये महाविद्यालय कहाँ है, नवलगढ़ में, और नवलगढ़ कहाँ है, झुंझुनू में। अब वो तो हो गया साहब पोदार, भाई पोदार महाविद्यालय। यहाँ पोदारों की हवेली भी बनी हुई है, और ये हवेली मित्रों कौन से गढ़ में, नवलगढ़ में। ये पोदारों की हवेली का बाहर का दृश्य देख लें पहले आप, है ना। लगभग कहते हैं साहब 2 मंजिला हवेली बनी हुई है ना। इसी हवेली के चारों तरफ कहते हैं साहब बहुत बड़े उद्यान वगैरह भी, बाग बगीचे भी लगा दिए गए। बाहर आप देख सकते हो इनकी दीवारों पर चित्रकारी हो रखी है। इसीलिए तो आपने कभी पढ़ा होगा ना, समूचे राजस्थान में भित्ति चित्र सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध है, शेखावटी के प्रसिद्ध है। और शेखावटी में कहाँ के, झुंझुनू के। आप यहाँ देख सकते हो ये इन दीवारों पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। और इसी पोदारों की हवेली का जो निर्माण था ना, निर्माण हो गया था मित्रों 1836 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में। और इनके कह सकते साहब ऐसे में ये जो जितने भी जो पोदार जितने भी खानदान वाले थे ना, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और आगे आगे कहते हैं साहब इनका धीरे धीरे जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण होता गया। लेकिन सबसे पहली जो हवेली बनी थी ना, वो 1836 में बन गई थी। अब हवेली के अंदर के नज़ारे दिखाते हैं। ये हवेली के अंदर की चित्रकारी है। ये तो हवेली का मुख्य द्वार है। यहाँ जितने भी जो पोदार जो सेठ साहूकार है ना, वो सबके भाई फोटोज लगा रखे। यहाँ भाई भगवान श्री कृष्ण के पास कह सकते हो साहब, यहाँ भजन करते हुए कह सकते हो साहब हो सकता है राधा के दृश्य साथ दिखाए हो। यहाँ ग्वाले गोपालक दिखा रखे, साथ ही साथ में यहाँ बैठक व्यवस्था भी कर रखी है। और ये आपके इस हवेली के अंदर का दृश्य है। और आपने नोट किया होगा ऐसी एक भी दीवार नहीं है कि साहब जिस दीवार पर चित्रकारी नहीं हुई हो। यानी झुंझुनू में विशेषकर विशेषता यही है कि सर्वाधिक यहाँ चित्रकारी किस पर होती थी, दीवारों पर। इन्हें कहते हैं साहब भित्ति चित्र। हाँ तो मित्रों ये आपके सामने पोदार की हवेलियों के अंदर की चित्रकारी, अंदर का दृश्य है। यहाँ आपको दृश्य देखिए, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसी नवलगढ़ में बुड्ढी हवेलियाँ भी मिलेगी। बुड्ढी नाम क्यों हुआ कि साहब सबसे पुरानी जो हवेलियाँ है ना, ये बुड्ढी हवेलियाँ ही है। और ये बुड्ढी हवेलियाँ ये भी कहाँ की है, नवलगढ़ की है। आप बाहर से नज़ारा देख सकते हो। जिस प्रकार आप भाई इनकी कलाकृति देख रहे हो ना, इससे आपको लग ही गया होगा कि बहुत पुरानी है, यानी हजारों हजार साल पुरानी साहब ये हवेलियाँ हैं। हाँ और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भक्तों की हवेली भी है। अब मित्रों देखना, भक्तों की हवेली के बारे में 2 बातें आती है। एक तो भक्तों की हवेली है ना, वो कहाँ पर मित्रों, नवलगढ़ के अंदर। तो ये मैंने आपको अंदर जो अलग से पिक्चर लगा रखी है ना, ये तो है भक्तों की हवेली कौन सी, नवलगढ़ वाली, जो कहा झुंझुनू में। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो भाई भक्तों वाली हवेली, ये हवेली मित्रों मुख्यतः का झुंझुनू में। और अब ये झुंझुनू में ध्यान रखना, हवेली नीरीन अब ये संग्रहालय बन गया है। क्या बन गया है, संग्रहालय, बहुत बड़ा म्यूजियम बन गया है। तो और इसी म्यूजियम के बाहर यहाँ जो फोटो जो लगा रखी है ना, ये जो मूर्ति है ना, मूर्ति है स्वामी विवेकानंद की। बड़े गौर से सुनना, भक्तों की हवेलियां 2 जगह मिलेगी। एक जो भक्तों की हवेली जो सबसे बड़ी हवेली मानी जाती है, वो तो कहाँ पर है, नवलगढ़ के अंदर है। लेकिन एक भक्तों की हवेली जो झुंझुनू मुख्यालय पर है, अब वो कहते हैं हवेली नहीं रही, बल्कि हवेली को रूप दे दिया किसका, संग्रहालय का। तो भक्तों की हवेली नामक संग्रहालय पूछे तो बताओगे झुंझुनू के अंदर।
और भक्तों की हवेली जो सबसे बड़ी वाली है ना, वो पूछे तो मित्रों कहाँ बताओगे? नवलगढ़ में। तो ये तय हो गया कि साहब हवेलियां कितनी है आपके सामने भाई, एक तो भक्तों हवेली अलग है और वो हवेली अलग है। अब बहुत सारी हवेलियां और है। अब देखना साहब, यहाँ पर ईश्वरदास मोदी की हवेली भी है, और ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ की? झुंझुनू की है ना। तो एक तो भक्तों की हवेली और एक ईश्वरदास मोदी हवेली, ये मुख्यालय इनका कहाँ पर है मित्रों? झुंझुनू के अंदर है। और ये आप नजारा देख सकते हो बाहर का ईश्वरदास मोदी की हवेली का। और आगे चलते हैं, बहुत सारी हवेली, यहाँ एक चौखानी की हवेली भी है ना। अब ये चौखानी की हवेली है ना, ये मित्रों हवेली कहाँ है? बसाऊ के अंदर। कहाँ बताओगे? बसाऊ के अंदर है। अब देखना साहब, चौखानी भी दो प्रकार की है। यहाँ पर मोतीलाल चौखानी की भी हवेली मानी जाती है ना। मोतीलाल चौखानी के साथ ही साथ कहते हैं साहब, यहाँ पर एक बड़ी चौखानी भी मानी जाती है। तो बड़ी चौखानी बोले और चाहे मोतीलाल चौखानी बोले, तो ये अलग अलग चौखानियों की कैसे हवेली है। तो ये भी चौखानी की हवेली है, बसाऊ के अंदर है। उसी प्रकार एक चौखानी हवेली और मिलेगी भाई। चौखानी की हवेलियां दो प्रकार की है, एक तो है बड़ी चौखानी की हवेली और एक है मोतीलाल चौखानी की हवेली। नाम सुनोगे कभी कभार आपने, है ना। तो मोतीलाल चौखानी की वो हवेली थी, ये बड़ी चौखानी हवेली मानी जाती है। ये आप बाहर का दृश्य देख सकते हो, ये तो इसका प्रवेश द्वार हो गया, है ना। ये आप अंदर का दृश्य देख सकते हो। और पुराने जमाने की हवेलियां है ना, उसमें आपने देखा होगा साहब, कलाकृति बहुत ज्यादा होती थी। विशेषकर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, झुंझुनू की हवेलियों की एक विशेषता आप हमेशा हमेशा नोट कर लेना, यहाँ दीवारों पर बहुत ज्यादा चित्रकारी हो रखी है। यहाँ देखिए साहब, आप अंदर गेट में जाओगे, जाते आपके सामने चित्रकारी, और विशेषकर चित्रकारी यहाँ कौन सी है साहब? बिल्कुल धार्मिक और आध्यात्मिक चित्रकारी से सर्वाधिक हो रखी है। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित चित्रकारी हो रखी है। यहाँ पर बाल रामायण से संबंधित चित्रकारी हो रखी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंधित चित्रकारी हो रखी है, और भगवान श्री कृष्ण की सर्वाधिक बाल लीलाओं से संबंधित चित्रकारी भी हो रखी है ना। तो ये कह सकते हो साहब, बड़ी यूं भक्ति में भित्ति चित्रों से सर्वाधिक कहते हैं साहब, जो हवेलियां लदी पड़ी है ना, वो हवेलियां कहाँ मित्रों? झुंझुनू के अंदर है। तो ये हवेली भी आप बताओगे साहब, वही चौखानी की हवेली। तो चौखानी की हवेली एक नहीं बल्कि दो है। उसी प्रकार सोने चांदी की हवेली भी है। सोने चांदी हवेली कहाँ? मैनसर में, और मैनसर कहाँ? झुंझुनू में। वैसे झुंझुनू मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर आपके गाँव मिलेगा मैनसर, इसे मैनसर भी कहते हैं। और पूरे राजस्थान में सर्वाधिक सोने चांदी की पेंटिंग या मैनसर में होती थी। और एक बात और बता दें, आज भी राजस्थान में सर्वाधिक सोने चांदी की दुकानें कहाँ मित्रों? मैनसर के अंदर ही है। बड़े गौर सुनना, कोई ये मत समझना कि साहब गलत तथ्य बता रहे हैं। सोने चांदी दुकान है तो जयपुर के अंदर, लेकिन मेरी एक एक वर्ड सुनना, पूरी पंक्ति सुनना। सर्वाधिक सोने चांदी की दुकानें जिस गांव में है ना, उस गांव का नाम मैनसर है। तो गांव कौन सा? मैनसर है। बाकी शहर पूछे तो आपको कौन सा बताना? जयपुर। और जयपुर तो वेरी कंफर्म हो गई होगा। कारण क्या? जयपुर में तो सीतापुरा में याद करो साहब, एशिया की सबसे बड़ी भाई सोने की मंडी भी लगी हुई है। कहाँ? सीतापुरा जयपुर में लगी हुई है ना, बिल्कुल। और इसी मैनसर शराब के लिए बिल्कुल सही है मुकेश, ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि भाई मैनसर नाम की है कि कहते हैं साहब देसी शराब भी है। अब वो शराब थी तो देसी, लेकिन कहते हैं साहब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में कहते हैं साहब इसे हेरिटेज शराब का भी नाम दे दिया साहब। अब ये मैनसर जो शराब, जो किसी जमाने देसी शराब मानी जाती थी, पेड़ पौधों की छाल से निकाल कर बनाई जाने वाली शराब थी, लेकिन अब वो शराब देसी शराब नहीं रही साहब। अब वो राजस्थान की हेरिटेज जो लिकर है ना, तो हेरिटेज लिकर में एक लिकर माना जाता कौन सा? मैनसर वाला, है ना। तो वसुंधरा राजे के काल में कहते हैं साहब इस जो देसी शराब थी ना, उस देसी को कौन सा टेज बना दिया? हेरिटेज बना दिया। यानी ये भी अब धरोहर की शराब कह सकते हो। हाँ, आज अपना झुंझुनू है साहब, बिल्कुल। तो ये झुंझुनू में मित्रों आप देख सकते हो सोने चांदी की हवेलियां, और इन हवेलियों के साथ साथ याद रखना सोने चांदी की पेंटिंग भी कहाँ की बताओगे? मैनसर की। लेकिन अब सोने चांदी हमें और याद आता है, राजस्थान में नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। भाई शेखावटी की स्वर्ण नगरी पूछो तो मैनसर नहीं बताना है, शेखावटी की स्वर्ण नगरी पूछो तो बताना नवलगढ़। लेकिन सोने चांदी की पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है तो बताना मैनसर, और मैनसर का है झुंझुनू के अंदर। उसी प्रकार अब ये मैनसर के अंदर क्या पेंटिंग देखिए, वो तो मैंने बाहर से बताई थी। ये मैनसर जो हवेली है ना, उस हवेली के अंदर की पेंटिंग है, और इस पेंटिंग में सर्वाधिक सोने चांदी का प्रयोग किया गया मित्रों। और यहाँ तो आपको स्पष्ट दिख ही रहा होगा ये सोना,
है ना। अब यूं मत सोना साहब सोना पूरा जड़ दिया गया, सोने के कुछ एक अवशेष है इसके साथ मिला रखे, है ना, बाकी जो कब की पपड़ियाँ टूट टाट के यहाँ से चली जाती है ना। तो ये सोने चांदी नुमा जो पेंटिंग है ना, पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, शेखावटी की यानी झुंझुनू की, यानी इससे तय हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, समूचे राजस्थान में भित्ति चित्र सर्वाधिक कहाँ के प्रसिद्ध बताओगे आप साहब, झुंझुनू के बताओगे। और आगे चलते हैं। अब उसी प्रकार यहाँ पर बिड़ला की हवेली भी है, और बिड़ला की हवेली कहाँ है, पिलानी में, और पिलानी वर्तमान कहाँ, झुंझुनू के अंदर है। अब देना साहब, बिड़ला, और बिड़ला कौन मित्रों, याद रखो घनश्याम बिड़ला, याद आ रहा कुछ कुछ, याद करो साहब। जयपुर में एक मंदिर बना हुआ था बिड़ला मंदिर, जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर, घनश्याम दास बिड़ला, याद करो साहब, जिन्होंने आगे जाकर यहाँ राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना की थी। याद आ रहा कुछ कुछ, हरिजन सेवा संघ को बढ़ावा देने वाले घनश्याम दास बिड़ला ही थे। तो घनश्याम दास बिड़ला के परिवार से, उनकी फैमिली से बनी हुई बिड़ला हवेली, और बिड़ला कहाँ के थे, पिलानी के, पिलानी वर्तमान कहाँ, झुंझुनू के अंदर है। और वेरी कंफर्म बात एक और बता दें, इसी पिलानी जो है ना, यहाँ पर भाई शिक्षा की दृष्टि से कहते हैं साहब बहुत बड़ी नगरी कौन सी होगी, पिलानी, बिल्कुल बिट्स पिलानी। हाँ तो मित्रों, ये बिड़ला की हवेली पिलानी, पिलानी भी कहा झुंझुनू में, और ये बिड़ला हवेली के अंदर का आप दृश्य देख सकते हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जगह जगह बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, दीवारों पर बहुत ज्यादा चित्र बने हुए हैं। तो मित्रों ये, और ये बिड़ला हवेली के अंदर का दृश्य है ना, ये आप देख सकते हो, यहाँ हाथी और घोड़ों के चित्र बने हुए, और ये पूरी पूरी जो बाहरी दीवार है ना, ये दीवार पूरी पूरी चित्रकारी से सटी हुई है। यहाँ नृत्य करते हुए चित्र भी मिलेंगे, यहाँ पर गरबा करते हुए नृत्य भी मिलेंगे आपको, यहाँ पर राजा रानी बैठे होकर नृत्य मिलेंगे। यहाँ पर एक द्वारपाल कहते हैं साहब पहरा दे रहा है, पहरा देते हुए की फोटो है। तो आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर सर्वाधिक दीवारों पर बहुत सारे चित्र बना रखे हैं। अब इसके अलावा बहुत सारी हवेलियां प्रसिद्ध है साहब, भाई सागरमल लाड़िया की हवेली प्रसिद्ध है मंडावा की, रामदेव चौखानी और मोतीलाल चौखानी में बताई दी थी मंडावा के अंदर, भाई रामदेव चौखानी का मंडावा के अंदर है, रामनाथ गोयनका की हवेली का वो भी मंडावा के अंदर है ना। तो इस प्रकार राजस्थान में कहते हैं साहब हवेलियां सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर नहीं सॉरी झुंझुनू की बताओगे। अब उसी प्रकार बात करें मंदिरों की, तो इसी झुंझुनू के अंदर एक मंदिर बना सकराई माता का, और हो सकता सकराई कहेंगे नाम आएगा सिकराई माता, और सिकराई माता मंदिर बना उदयपुर वाटी का झुंझुनू। अब बड़े गौर सुना, पहले मंदिर देखिए फिर मैं इतिहास बताता हूँ। ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, ये सिकराई माता की तस्वीर लगा रखी है, फोटो लगा रखी है, मूर्ति लगा रखी है। तो पहले सब लोग आप देवी के दर्शन कीजिए, और देवी के दर्शन करने के बाद फिर मैं इनका इतिहास बताता हूँ। ये मुख्य द्वार है सिकराई माता मंदिर का, ये बीच में पानी का बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, और ये जो मुख्य जो मूर्ति रखी हुई है ना मंदिर की, उस मूर्ति के जाने का ये स्थान है। अब देखना साहब, वास्तव में इस देवी का नाम था सिकराई माता, लेकिन कहानी ये कि सिकराई माता के समय झुंझुनू में कहते हैं साहब बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, झुंझुनू में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो अकाल राहत कार्य हेतु इस सिकराई माता ने उस समय अकाल पीड़ितों के लिए कंद मूल फल फूल व सब्जी उपलब्ध करवाई, और सब्जी उपलब्ध करवाने से इनका नाम हो गया था मित्रों शाकंभरी। अरे कौन सी भरी, शाकंभरी। तो कहते हैं साहब जो किसी जमाने में सिकराई थी ना, उन्हीं का बाद में नाम हो गया शाकंभरी। ऐसा क्यों, राजस्थानी बोली में सब्जी को साग कहा जाता है, सब्जी क्या बोलते हैं, साग। तो कहते हैं साहब सब्जी फल फूल कंद मूल उपलब्ध करवाने से नाम हो गया कौन सी भरी, शाकंभरी। वैसे एक शाकंभरी हम पढ़ चुके हैं जयपुर सांबर के अंदर, वो शाकंभरी अलग है, ये शाकंभरी अलग है। और आप जो सिकराई माता शाकंभरी है ना, आप खंडेल वालों की कुल देवी किनकी है, तो खंडेल वालों की जो कुल देवी है ना, वो कुल देवी मानी जाती है मित्रों कौन सी माता, सिकराई माता। इन्हें कहते हैं साहब शाकंभरी माता। और आगे चलते हैं, राजस्थान में इसी झुंझुनू में एक बहुत बड़ा मंदिर मिलेगा मित्रों, रानी सती का मंदिर। और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान छोड़िए हिंदुस्तान छोड़िए, समूचे विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर बना हुआ झुंझुनू के अंदर, और मंदिर का नाम है साहब रानी सती। तो ये मंदिर का बाहर का दृश्य है, ये मंदिर अंदर जाने का द्वार है, और द्वार पे जाओगे आखिर में दर्शन करोगे साहब कौन सी सती के, रानी सती के। तो ये रानी सती की मुख्य प्रतिमा लगी हुई साहब उसी झुंझुनू के अंदर। तो आप सभी भक्त लोग, सभी श्रद्धालु लोग, सभी परीक्षार्थी, सभी बेरोजगार अभ्यर्थी भाई माँ रानी सती के दर्शन कीजिए, ताकि बेरोजगारी कलंक इस बार दूर हो जाए।
बिल्कुल आंसू लेगा दादी जी। अब मैं इनका पूरा इतिहास बताता हूँ। रानी सती, इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई था। लिख नहीं रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ, सुनते जाओ। इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई था और इन्हीं नारायणी बाई को लोक भाषा में, यानी स्थानीय जो भाषा थी ना, स्थानीय भाषा में इन्हें दादी जी भी कहा जाता था। क्या कहते थे? दादी जी। और इनके मंदिर को कहा जाता है शक्तिपीठ। तो फिर से बोल रहे हैं, रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी बाई था। इन्हें लोक भाषा में, स्थानीय भाषा लोग दादी जी नाम से पुकारते थे। इन्हीं रानी सती का कहते हैं साहब, भाई रानी सती का जो मंदिर वो कहलाता है साहब शक्तिपीठ कहलाता है। अब कहते हैं साहब सती हुई कैसे, कहाँ हो सकता पड़ी साहब? कहानी ये थी कि साहब इन्हीं नारायणी बाई के पति का नाम था तन धनदास। कौन सा दास है? तन धनदास। तो कहते हैं साहब एक बार नारायणी के पति तन धनदास गए थे हिसार के नवाब के सामने कोई विवाद हो गया। तो कहते हैं साहब नारायणी के पति तन धनदास हिसार के नवाब के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब पति की मृत्यु होने के बाद इन्हीं नारायणी बाई ने चामुंडा का रूप धारण कर हिसार की नवाब की हत्या करे। स्वयं कहते हैं साहब अपनी पति की चिता के साथ में क्या होगी? सती। और सती होते ही नाम हो गया कौन सी सती? रानी सती। बाकी राशन कार्ड में तो नाम नारायणी बाई था, लेकिन बाद में कहते हैं चामुंडा का रूप धारण किया, हिसार के नवाब की हत्या की और स्वयं पति की चिता के साथ जब सती हुई ना, तब जाकर कहते हैं साहब नाम क्या हो गया? ये आपके रानी सती। और रानी सती का मंदिर बना हुआ मित्रों झुंझुनू के अंदर। मेला, बिल्कुल सही कह रहे हो, मेला लगता था भाद्रपद अमावस्या को। मेरी एक एक वाणी, एक एक शब्द को गौर से सुनना। मेला लगता था, यानी अब नहीं लगता है। मेला लगता था भाद्रपद अमावस्या को। लेकिन मित्रों याद कीजिए 1987 ईस्वी में दीवराला गांव सिक्कर में राजस्थान में एक अंतिम सती हुई थी महिला, जिसका नाम था रूप कंवर। तो रूप कंवर सती महिमा कांड के बाद इस मेले पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी साहब। यानी अब मेला लगता नहीं है। मेला पूछ ले कब लगता? तो मेला लगता था मित्रों ध्यान रखना 1987 ईस्वी में, है ना। तो ये दूसरी बात ये भी ध्यान रखना भैया, आप नारायणी माता रानी सती बनी ना, उसके बाद कहते हैं साहब यहाँ पर सतियों का महिमा मंडन होने लग गया था। महिमा में समझते हो कि साहब यहाँ के जितने भी जो साधु सन्यासी लोग थे ना, वो बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं सती की महिमा करते। तो राज्य सरकार समझ गई कि साहब यहाँ पर महिलाएं आती है, महिलाओं को सती के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। तो ये मेला जो मेला है ना, ये मेला नहीं बल्कि मेला है महिलाओं की भावनाओं को भड़काने वाला मेला है। भावना कैसे? यहाँ पर महिला आएगी, सती का महिमा मंडन सुनेगी, तो कहते हैं साहब क्या होने को तैयार हो जाएगी सती। तो उसी समय कहते हैं, और बाद में आप खुद भली बात समझते हैं कि सती प्रथा को कुप्रथा का रूप दे दिया गया, है ना। तो सती प्रथा कुप्रथा होने की वजह से कहते हैं साहब 1987 वाले इस मेले पर सार्वजनिक रूप से बात कर रहा हूँ, बाकी तो लोग तो आते जाते ही हैं, मंदिर के कपाट बंद नहीं हुए, लेकिन सामूहिक रूप से जो राजस्थान सरकार द्वारा जो मेला लगता था ना, उस मेले पर कहते हैं साहब रोक लगा दी गई है। और इसी मेले के तहत आप कह सकते हो साहब, यानी भाई अलग से कोई लोग होगी इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये जो नारायणी बाई रानी सती है ना, आप अग्रवालों की कुल देवी भी मानी जाती है। किनकी कुल देवी है? तो अग्रवालों की कुल देवी कौन सी सती है? रानी सती है। और मंदिर पूछे तो कहाँ बताओगे मित्रों? झुंझुनू के अंदर। तो ये पूरी कहानी थी मित्रों रानी सती की। उसी प्रकार इसी झुंझुनू में एक दरगाह प्रसिद्ध हुई है, और दरगाह किसी है? नरहड़ के पीर की। अब नरहड़ के पीर क्या वो भी सुन ले, पहले था दरगाह का नजारा देख ले। ये दरगाह बनी हुई है ना, अंदर से बड़ी हरी भरी दरगाह है। अब देखना साहब, ये नरहड़ एक स्थान का नाम है, नरहड़ एक गाँव का नाम है, और नरहड़ का मित्रों चिड़ावा के अंदर है। नरहड़ का बताओगे चिड़ावा में, और चिड़ावा का झुंझुनू के अंदर। आज पट झुंझुनू रहे तो बार बार झुंझुनू नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मित्रों ध्यान रखना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये झुंझुनू में नरहड़ गांव है, नरहड़ का चिड़ावा में। अब नरहड़ के पीर का मीन यहाँ पर एक संत है, उन संत का नाम था मित्रों शक्कर पीर बाबा। अरे कौन से बाबा? शक्कर पीर बाबा। तो शक्कर पीर बाबा की दरगाह बनी हुई मित्रों नरहड़ में। इन्हीं शक्कर पीर बाबा को मित्रों बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। कहाँ का धनी है? बांगड़ का धनी। और इन्हीं शक्कर पीर बाबा बारे कहा जाता कि भाई इनका जो मेला है ना, वो मेला लगता है मित्रों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, या फिर ये कह दो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन।
कृष्ण है जन्माष्टमी दिन है, तो जन्माष्टमी का क्या लगेगा मेला। और ये नरहड़ के पीर है, बांगड़ के धनी है। आप नरहड़ गांव का नाम है, चिड़ावा स्थान है, और आप है तो सूफी संत, लेकिन आपका मेला लगता है भक्ति परंपरा के मुताबिक। कौन सी है? भक्ति परंपरा। और भक्ति परंपरा बोले तो ये भाद्रपद महीना हो गया, हिंदू परंपरा होगी। उसी प्रकार देखें तो यहाँ एक स्थान है लोहारगल, है ना। यहाँ लोहारगल में कहते हैं साहब एक बहुत बड़ा कुंड बना, उस कुंड का नाम है सूर्य कुंड। कौन सा कुंड है? सूर्य कुंड। और सूर्य कुंड के साथ साथ यहाँ पर मालकेतु मंदिर भी है। वैसे हम आप बता दें लोहारगल जो है ना ये एक पहाड़ी का नाम है। कौन सी है? पहाड़ी का नाम है। और एक बात और बता दें, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब पांडु भाई बंधु और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे ना, तब कहते हैं साहब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वो पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थानों पर दर्शन करने गए थे। उसमें से एक स्थान कौन सा में तो लोहारगल है। तो श्री कृष्ण ने बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाए ना, वहां तुम्हारा पाप मुक्ति से मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। या सिंपल सी कारण ये कि साहब जिस समय युद्ध हुआ था कौन सा? भारत महाभारत। उसी महाभारत युद्ध के समय, वैसे महाभारत युद्ध तो भाई एक फैमिली का युद्ध ही था, भाई भाइयों का युद्ध था। तो उस युद्ध में साहब आखिर में जब भाई भौतिक निर्णय पर आए ना, तो ये तो तय था साहब आपस में चचेरे भाइयों की हत्या की है। तो कहते साहब अपने परिवार के लोगों की हत्या करने का बाद में इन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। तो प्रायश्चित करने के लिए, और प्रायश्चित के लिए हमेशा आप भली बात ही समझते हैं कि साहब किसी भी जो पवित्र सरोवर होता है, जो पवित्र तालाब होता है, कोई पवित्र नदी होती है, कोई पवित्र नाला होता है ना, उस नाले में कह सकते हो साहब जल में स्नान किया जाता है। और अक्सर कहते हैं साहब स्नान करने से जो पाप है और पाप धुल जाते हैं। तो अपने परिवार जन की हत्या करने के बाद प्रायश्चित करने के लिए अनेकों ऐसे पवित्र स्थलों पर कहते हैं साहब नहाने कौन गए थे? पांडव। और आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग तब तक नहाते जाना जब तक किसी कुंड के अंदर, किसी सरोवर के अंदर आपके प्रवेश करने के बाद आपके जो हथियार है, और दूसरी कहानी और भी मिलती है कि लोहे की बेड़ियां भी थी इनके पैरों में। तो कहते हैं जहां पर लोहे की तुम्हारी बेड़ियां और लोहे के जहां हथियार गल जाए ना, वहां तुम्हारा कह सकते हो साहब पापों से आपको क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। तो ये कहते हैं साहब अंतिम रूप से पांडवों के लोहे की बेड़ियां और लोहे के जो हथियार जो गल गए थे ना, उसी स्थान का जो नाम है लोहारगल। लोहारगल। तो लोहा गल गया था और ये गला था झुंझुनू में। यहाँ पर एक सूर्य कुंड, ये जो पानी का तालाब है ना, सो तालाब को सूर्य कुंड कहा जाता है, ध्यान रखना, है ना। यहाँ जो आसपास की जो पहाड़ियां ना, उन पहाड़ियों को मालकेतु की पहाड़ियां कहा जाता है ना। तो सूर्य कुंड तो स्नान की दृष्टि से पवित्र है, और मालकेतु पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही कह सकते हो साहब माना जाता है। हाँ जी, और आगे चलते तो ये सूर्य कुंड मतलब पानी का तालाब है, माल की दो पहाड़ियां है, और ये मंदिर का मुख्य द्वार कह सकते हो। ये मंदिर दूर से देख लो, और ये मंदिर के अंदर का नजारा है। और यहाँ पर कह देना साहब पांडु की लोहे की बेड़ियां गली, तो नाम हो गया कौन सा? गल, लोहारगल। और आगे चलते हैं, यहाँ पर झुंझुनू में एक देवी का मंदिर बना। देवी है मित्रों मनसा माता। कौन सी माता है? मनसा माता। और मनसा माता की ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है। और ये मनसा माता के अंदर प्रतिमा बनी हुई है साहब, यानी मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा है। देवी के देश देवी का श्रृंगार किया हुआ है, ऊपर मुकुट लगा रखा है ना, सिर पर मुकुट लगा रखा है, और यहाँ पर चारों तो चदरें वगैरह चढ़ा रखी है। तो ये देवी का मंदिर है। तो मनसा माता है ना, वहाँ की स्थानीय देवी मानी जाती है। और बहुत सारे भक्त लोग हैं जो पहाड़ी पर इस देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और कोई भी कहते हैं साहब कोई बीमार व्यक्ति ना स्वस्थ हो जाता है मनसा माता के मंदिर के अंदर, है ना। तो ये मनसा माता का मंदिर बना झुंझुनू के अंदर। उसी प्रकार इसी झुंझुनू में खेतड़ी में याद करना वही भोपालगढ़ है। खेतड़ी में भोपालगढ़ है। यहाँ पर चुंडावत सती माता का मंदिर बना हुआ है। अब ये चुंडावत जो सती माता थी ना, इसी मंदिर में कहते हैं, इस मंदिर को ध्यान रघुनाथ चुंडावत मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा है? रघुनाथ। और रघुनाथ बोलो तो भगवान श्री राम। बड़े गौर सुना, इसी मंदिर में कहते हैं सती माता की प्रतिमा भी लगी हुई है। ये सती माता की प्रतिमा है ना। और सती कौन है साहब? चुंडावत है ना। और चुंडावत कहते हैं साहब यहाँ की रानी साहिबा थी, है ना। तो चुंडावत रानी साहिबा थी ना, उनके सती होने की प्रतिमा लगी हुई साहब भोपालगढ़ के इस मंदिर में। इसी मंदिर परिसर में कहते हैं साहब भगवान श्री राम और राम के भाई लक्ष्मण दोनों की मूर्तियां लगी, वो भी कौन सी? मूंछों वाली।
तो मूंछों वाले राम और लक्ष्मण की प्रतिमा एकमात्र आपको कहाँ मिलेगी साहब? इसी भोपालगढ़ में मिलेगी, है ना। तो राम और लक्ष्मण दोनों कह सकते हो, है ना। तो राम लक्ष्मण का कह सकते हो साहब मंदिर बना हुआ, और मंदिर में कहते हैं साहब मूर्ति है ना। मूर्ति कैसी साहब? मूंछों वाली मूर्ति है। अरे कौन सी मूर्ति? तो मूंछों वाले कह सकते हो साहब राम लक्ष्मण की जो मूर्तियां लगी है ना, वो भोपालगढ़ में। भोपालगढ़ कहाँ पर है? इसी खेतड़ी में। खेतड़ी वर्तमान कहाँ है भाई? झुंझुनू के अंदर। इसी प्रकार यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी है, और आप भली बात ही समझते हैं साहब, ये तांबा वगैरह है ना, ये सर्वाधिक मित्रों कहाँ का प्रसिद्ध है? खेतड़ी का झुंझुनू के अंदर है ना। और ये केंद्र सरकार का उपकरण है, और उपकरण स्थापित हुआ था मित्रों 1967 ईस्वी में, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये उपकरण स्थापित हुआ, और इसकी जो सहायता है ना, सहायता मिलती है वेस्टर्न नेप कंपनी द्वारा, और वो कंपनी कहाँ की? अमेरिका की है। कहाँ की है? तो वेस्टर्न नेप कंपनी, नाम याद रखना। और पूछ ले कंपनी कहाँ की है, तो कंपनी बता देना सा अमेरिका की। तो अमेरिका की कंपनी की सहायता से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नामक कह सकते हो साहब एक संस्था है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी खेतड़ी में। खेतड़ी का झुंझुनू में। और फिर से कह रहा हूं मैं, खेतड़ी में कोल्हान की पहाड़ी से क्या निकलता है? तांबा। हाँ, और आगे चलते हैं। इसी प्रकार अब जब बात आ गई साहब अलग अलग इंस्टीट्यूट की ना, तो वो तो कॉपर अनुसंधान क्षेत्र हो गया। यहाँ श्री बोले तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान होगा पिलानी में, पिलानी का झुंझुनू में। और जिस प्रकार मैंने आपको पहले बता दिया कि साहब झुंझुनू का जो पिलानी क्षेत्र है ना, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी स्थान माना जाता है ना। यहाँ पर आगे बताऊंगा कि खेल विश्वविद्यालय यहीं पर बना था, है ना, पिलानी बीट्स के नाम से। उसी प्रकार यहाँ पर एक सीडी नाम से एक टेक्निकल कह सकते हो साहब अनुसंधान संस्थान बना, या फिर कह सकते हो साहब एक शैक्षणिक संस्थान बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हो साहब बड़ा सा स्तंभ लगा हुआ, स्तंभ पर श्री नाम लिखा हुआ है। ये वो पूरी संस्था अकादमी कह सकते हो, और ये अकादमी होने वाला कार्य देख सकते हो साहब यहाँ टेक्नोलॉजी से संबंधित यानी इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी से संबंधित कार्य होता है। तो बड़े कह सकते हो साहब हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे इंजीनियर जो है ना, वो यहीं से तैयार होते हैं, है ना। और इसकी स्थापना हिंदुस्तान आजाद होने के कुछ समय बाद 1953 में कर दी थी, है ना। और आगे जाकर कहते हैं साहब अनुसंधान और विकास कार्य तो 1958 के अंतिम भाग से ये आरंभ हो गया। मतलब 1953 में तो भाई यूनिवर्सिटी प्रारंभ हो गई थी, और ये इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी जो अनुसंधान है ना, ये प्रारंभ हो गया था 1958 ईस्वी में। तो विधिवत रूप से भाई शुरुआत हुई थी 1958 में, और बाकी स्थापना 1953 में हो गई थी। हाँ जी, और आगे चलते हैं। बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान का बिट्स पिलानी में आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, है ना। बिट्स पिलानी, वैसे इसे बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इसी का तो शॉर्ट नेम है साहब वही बिट्स, है ना। तो ये भाई विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कह सकते हो। और ये इंस्टीट्यूट मित्रों कहाँ पर है? इसी खेत भाई पिलानी में, और पिलानी वर्तमान कहाँ है? झुंझुनू में। हाँ, तो फिलहाल बात करें बीट्स पिलाने की, और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। 1953 में स्थापित हुआ था श्री संस्थान, और बीट्स संस्थान स्थापित हुआ था 1964 में। तो ये आपका बीट्स संस्थान है जो कहाँ पर है? पिलानी के अंदर है। इसी प्रकार राजस्थान का एकमात्र खेल विश्वविद्यालय ना, वो भी कहाँ? पिलानी में, और पिलानी वर्तमान कहाँ? झुंझुनू के अंदर। प्यारे परीक्षार्थियों, जब आप हमसे इतिहास पढ़ते हो ना, उस समय हम आपको बताते हैं कि साहब राजस्थान का पहला खेल विद्यालय है ना, वो तो बना था बीकानेर के अंदर, जिसका नाम है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। लेकिन राजस्थान का पहला खेल विश्वविद्यालय ना, वो बना था साहब पिलानी में, और पिलानी का झुंझुनू में। और मित्रों ध्यान रखना, ये इस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई थी मित्रों 2011-12 सत्र में, और घोषणा की थी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, है ना। और आखिर में कहते हैं साहब इसका स्थापना निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था मित्रों 21 अगस्त 2013 को। 2013 तो विधिवत रूप से कैसे साहब प्रारंभ जो हुआ था ना, ये हो गया था 2013 के अंदर, और ये 2011-12 के सत्र में कहते हैं साहब पारित भी हो गया था। और लगभग कहते हैं साहब 125 एकड़ जमीन है ना, ये केवल इस खेल विश्वविद्यालय के लिए दी गई है ना। और विधिवत रूप से साहब इसी 2013 में विश्वविद्यालय प्रारंभ भी हो गया, और यहाँ पर कुलपति की नियुक्ति वगैरह वो भी हो गई थी, है ना। तो ये समझ लीजिए कि साहब 2011-12 के सत्र में तो इसे पारित किया गया, और 2013 में इसे शुरू भी कर दिया गया।
और आगे चलते हैं। ये झुंझुनू जिले की गुजरने वाली नदियां, वैसे झुंझुनू जिले से केवल एकमात्र नदी गुजरती है वो मित्रों कौन सी है? कातली, है ना। इसी कातली की जो टोटल जो लंबाई है ना, लंबाई कितनी मित्रों? 100 किलोमीटर है। और आप भली बात ही समझते हैं साहब, ये कातली नदी विज्ञान में पढ़ा, भाई भूगोल में पढ़ा होगा, ये इसका उद्गम स्थल कौन सा? खंडेला है। कौन सी है? खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां कहाँ? रेवासा के अंदर। और रेवासा वर्तमान कहाँ? सिक्कर में। तो सिक्कर और झुंझुनू की एकमात्र नदी कौन सी मित्रों? कातली नदी है ना। और ये कातली नदी है ना, ये झुंझुनू के बीचों बीच से निकलती है, इसलिए कहते हैं साहब झुंझुनू को एक नहीं बल्कि 2 भागों में बांट देती है। हाँ, तो ये झुंझुनू की एकमात्र नदी। उसी प्रकार झुंझुनू में एक परियोजना चलती है पेयजल हेतु, उसका नाम है आपनी परियोजना, है ना। ये आपनी परियोजना है ना, ये झुंझुनू की पेयजल आपूर्ति हेतु है और ये जर्मनी के सहयोग से चलाई जा रही है। इसके सहयोग से जर्मनी, और ये केवल झुंझुनू नहीं है मित्रों, ये परियोजना हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में सम्मिलित रूप से है। और इसी पेयजल व्यवस्था के लिए यहाँ पर अजीत सागर बांध और पन्ना 7 तालाब खेतरी, ये भी झुंझुनू। वैसे आपनी परियोजना उससे पेयजल आपूर्ति होती है, साथ ही साथ आप ध्यान रखना झुंझुनू को पेयजल की आपूर्ति होती है एक तो अजीत सागर बांध से। कौन से सागर बांध से? अजीत सागर बांध से। उसी प्रकार खेतड़ी में एक तालाब है, उस तालाब का नाम याद रखना साहब, पन्ना लाल। कौन सा लाल है? पन्ना लाल शाह तालाब। तो पन्ना लाल शाह तालाब, अजीतगढ़ बांध और साथ में ये आपनी परियोजना, ये तीनों परियोजना, इन परियोजनाओं से पेयजल की आपूर्ति होती है किसको? झुंझुनू को। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार झुंझुनू के प्रमुख जो खनिज है, खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का लोहा भी प्रसिद्ध है, लोहे के साथ तांबा तो है ही है। और उसी प्रकार कैल्साइट, यानी 3 प्रकार के खनिज है ना, वो सर्वाधिक कहाँ से होते हैं मित्रों? झुंझुनू से। पूछ ले साहब ये लोहा कहाँ होता है? तो लोहा ध्यान रखना होता है डाबला सिंगाना में। डाबला, तो डाबला सिंगाना के अंदर है सर्वाधिक क्या होता है? लोहा होता है। भाई तांबा है, तांबा तो भली बात आप समझते हो साहब, ये खेतरी सिंगाना में होता है ना। तो ये डाबला पूछे तो डाबला सिंगाना लोह के लिए प्रसिद्ध है, और खेतड़ी सिंगाना पूछे तो किसके? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और ये कैल्साइट है ना, ये होता है मित्रों माधोगढ़ में। कौन से गढ़ में है? झुंझुनू में स्थान है माधोगढ़, और साथ में एक स्थान है, गांव का नाम है पापरना गांव। तो पापरना और माधोगढ़ की पहाड़ियों से निकलता है कैल्साइट, डाबला सिंगाना से निकलता है लोहा, और उसी प्रकार खेतड़ी सिंगाना से क्या निकलता है? तांबा। तो इसे धारणा, तांबा, लोहा और कैल्साइट, ये तीनों खनिज कहाँ के प्रसिद्ध है? झुंझुनू के हैं। ये झुंझुनू जिले के महत्वपूर्ण मेले माने जाते हैं। वैसे इन मेलों का जिक्र हम मंदिरों के साथ ही कर चुके हैं, लेकिन फिर बता देते हैं। नरहड़ पीर, याद करो साहब, वही शक्कर पीर बाबा। कौन से बाबा है? तो शक्कर पीर बाबा का मेला लगता है साहब कृष्ण जन्माष्टमी को, ये मनाई जाती है भाद्रपद मास में। मनसा देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और आसोज सुदी अष्टमी, यानी आसोज का मीन होता है आश्विन, आसोज मीन है तो आश्विन शुक्ल अष्टमी और चैत्र शुक्ल अष्टमी, यानी यह तय हो गया कि साहब मेला लगेगा कब? दुर्गा अष्टमी के दिन है। नोट किया आपने एक बात को, चैत्र और आश्विन दोनों ध्यान रखना, दोनों महीनों में क्या होता है? नवरात्रा, और नवरात्रा की तिथि याद रखना अष्टमी। यानी नवरात्रा वर्ष में कितनी बार है? 2 बार है, एक तो है चैत्र और दूसरा कौन सा साहब? आश्विन महीना। तो चैत्र और आश्विन नवरात्रा की अष्टमी को मेला लगता है साहब मनसा देवी का। उसी प्रकार मेला लगता है राय माता का मेला गंगासर के अंदर, ये विजयदशमी को लगता है, आश्विन शुक्ल दशमी को लगेगा। लोहारगल का मेला थोड़ी देर पहले ही देखा था, भाद्रपद में गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी कह सकते हो, भाद्रपद कृष्ण नवमी से अमावस्या तक है, और चैत्र में सोमवती अमावस्या को। तो विशेषकर कह सकते हो साहब लोहारगल का जो मेला लगता है वो मेला लगता है साहब अमावस्या के दिन लगता है, ये समझ लो। एक तो आपकी कौन सी है? भाद्रपद की अमावस्या है, और दूसरी चैत्र की पहली सोमवती अमावस्या होनी चाहिए। और उसी पर रानी सती का मेला है, भाद्रपद अमावस्या लगता है, थोड़ी देर पहले ही बता दिया। तो ये अलग अलग मेले हैं, और ये मेले आपको ध्यान होने ही चाहिए। उसी प्रकार महान व्यक्तित्व की बात करें तो हमने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र कर लिया, व्यक्तित्व में आपके सामने व्यक्तित्व कौन? घनश्याम दास बिड़ला है। अब याद करना साहब, घनश्याम दास बिड़ला थे ना, वो अपने हिंदुस्तान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी जी के सबसे नजदीकी व्यक्ति माने जाते थे।
आप भामाशाहों की श्रेणी में आपका नाम आता था। जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1894 को और निधन हुआ था 11 जून 1983 ईस्वी को। और आपको 1961 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित भी कर रखा है। 1961 में पद्म विभूषण है। तो पद्म विभूषण से सम्मानित जो हस्ती है ना घनश्याम दास जी, इनका जन्म भी ध्यान रखना झुंझुनू में हो रखा है। और झुंझुनू में इन्हीं के नाम से बिड़ला हवेली भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल बिड़ला सीमेंट भी आती है, 100% आती है, जेके बिड़ला, है ना। उसी प्रकार ये घनश्याम दास बिड़ला है। और बिड़ला फैमिली कहते हैं साहब, बहुत बड़े उद्योगपति परिवार से माने जाते हैं। और आप राजस्थान के भामाशाहों के में एक नाम आता है साहब घनश्याम दास जी का। और घनश्याम दास बिड़ला ही वो व्यक्ति है जिन्होंने जमनालाल बजाज के साथ मिलकर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी, है ना। इन्होंने आगे जाकर याद करना एक बार, एक 1927 में राजपूताना मध्य भारत सभा का जो सम्मेलन हुआ था, उस समय इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और हरिजन सेवा संघ की स्थापना में रामनारायण चौधरी के कहते हैं साहब सहयोगी के रूप में कौन रहे थे? घनश्याम दास बिड़ला रहे थे, है ना। तो घनश्याम दास जी बिड़ला का कहते हैं साहब राजस्थान के महान क्रांतिकारियों में नाम आता है साहब। हाँ, और आगे चलते हैं। उसी प्रकार महान व्यक्ति थे यार नरोत्तम लाल जोशी। जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1914 को, मृत्यु हुई है 3 दिसंबर 1994 को। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, नरोत्तम लाल जोशी अपने राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष माने जाते हैं। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष पूछे तो मित्रों कौन बताओगे? नरोत्तम लाल। और नरोत्तम लाल जी याद कीजिए साहब, राजस्थान जब आप आंदोलन पढ़ते हो शेखावटी किसान आंदोलन, और शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता आप ही तो थे, नरोत्तम लाल जी, है ना। तो नरोत्तम लाल जी जोशी है। और वैसे इनके बारे एक ये भी है कि साहब इनके समय अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। लेकिन कहते हैं साहब ऐसा पहला मौका था, पहली विधानसभा थी, उनके समय अविश्वास प्रस्ताव भी आया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ, ये अलग बात है। हाँ जी, तो मित्रों ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। उसी प्रकार मैंने कहा था ना फौजियों के लिए बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध हुई धरती। उसी प्रकार एक सैनिक नाम सुना था पीरू सिंह। जन्म हुआ था 20 मई 1918 को और शहीद हो गए थे 18 जुलाई 1948 को। 1948 याद कीजिए साहब भारत पाक युद्ध हुआ था, है ना। तो मित्रों 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तीर्थवाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण किया उन पर। और जब उन्हें कब्जा करने के लिए इन्हें सौंपा गया तो उस समय कहते हैं साहब आप शहीद हो गए थे। तो शहीद हुए थे आप भाई 18 जुलाई 1948 को, है ना, जम्मू कश्मीर कह सकते हो साहब। और इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया है। तो परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता माने जाते हैं साहब पीरू सिंह जी। और पीरू सिंह जी आप 6 राजपूताना राइफल्स में सैनिक के तौर पर थे। और पीरू सिंह जी विशेष बात ध्यान रखना, आप झुंझुनू के निवासी थे। 1948 में आपको ध्यान चाहिए भारत पाक जब विभाजन होने के बाद जिस समय स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी ना, उस समय कहते हैं साहब आप जम्मू कश्मीर में नियुक्त थे। और स्थान पूछे बताना साहब, स्थान का नाम है तीर्थवाल नामक स्थान। सुमित्रा सिंह, मित्रों आपका जन्म हुआ था 3 मई 1930 को। सुमित्रा सिंह जो आप देख रहे हो ना, ये है अपने राजस्थान की प्रथम विधानसभा महिला अध्यक्ष, विधानसभा महिला अध्यक्ष। और आप एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 9 बार कह सकते हो साहब आप विधायक बनी थी। कितनी बार है? 9 बार। तो 9 बार विधानसभा इलेक्शन जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? आप सुमित्रा सिंह। और आप प्रथम महिला जो विधानसभा अध्यक्ष रही थी, और विधानसभा जो अध्यक्ष रही थी ना वो रही थी मित्रों ध्यान रखना 12वीं विधानसभा की। कौन सी? और उस समय आपको ध्यान होना चाहिए सरकार थी मित्रों वसुंधरा राजे की सरकार, है ना। तो वसुंधरा राज्य सरकार में 2008 से लेकर याद करो साहब भाई 2003 से 2008 तक आप सुमित्रा सिंह है उस समय कहते हैं साहब विधानसभा अध्यक्ष भी रही थी। और उस समय ऐसा था कि साहब राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष भी कौन सिंह थी? सुमित्रा सिंह थी। अधिक बार विधायक चुने की, बिल्कुल 100% योगी सही कह रहे हो। उसी प्रकार यहाँ की भाई ध्यान रखना पर भाई महिला नाम याद रखना कमला जी बेनीवाल। जन्म हुआ था 12 जनवरी 1927 को। कमला बेनीवाल
वो महिला मित्रों याद को जो राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी, या पहले महिला मंत्री भी कह सकते हो। तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, और महिला मंत्री में आप कहते हैं साहब बनी थी कौन सी, उप मुख्यमंत्री। और आपका जन्म भी मित्रों कहां पर हुआ है, झुंझुनू के अंदर। तो झुंझुनू निवासी मान हस्तियां, सुमित्रा सिंह प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कह सकते हो। और बाद में राजस्थानी वो प्रथम महिला जो पहली बार राज्यपाल बनी है, बड़े गौर सुना, प्रथम राजस्थानी महिला जो आगे जाकर क्या बनी थी, राज्यपाल। और राज्यपाल बनने वाली मित्रों कौन सी बेनीवाल है, कमला बेनीवाल। आपका जन्म फिर कह रहा हूं झुंझुनू हुआ। मैं फिर कह रहा हूं साहब, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री, राजस्थान के प्रथम राजस्थानी जो राज्यपाल बनी ना, वो मित्रों कौन थी, कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल बिल्कुल बहुत सारे विभाग थे, उनमें मंत्री भी रहे थे। लेकिन बात आती है साहब पहली बार मंत्री की, तो पहली मंत्री नाम आता है साहब कमला जी का, जो आप भी झुंझुनू के निवासी थे। उसी प्रकार नाम याद लेना, पंडित जाबरमल शर्मा। जैसे जी जाबरमल जी का नाम आता है तो आपको याद आता है साहब पत्रकारिता के पिता में कहा जाता है इन्हें, है ना। तो पत्रकारिता के पिता में पंडित जाबरमल शर्मा, जन्म 1888 में, मृत्यु 4 जनवरी 1983 में। और आपका जन्म हो रखा मित्रों खेतड़ी के अंदर, कहाँ हो रखा है, और खेतड़ी वही तुम्हारे साहब झुंझुनू के अंदर, है ना। तो खेतड़ी के निवासी पंडित जाबरमल शर्मा साहब, इन्हीं के बारे में कहते हैं साहब आप पत्रकारिता के पितामह, या फिर जो योगी कह रहे हैं साहब बिल्कुल पत्रकारिता के भीष्म पितामह भी कहलाते हैं, बिल्कुल। उसी प्रकार महान व्यक्तियों में एक नाम याद रखना, शीश राम जी ओला, जो फिलहाल छाए हुए आपको पता ही होगा भाई सोशल मीडिया के जरिए। शीश राम जी ओला साहब का जन्म हुआ था 30 जुलाई 1927 को, और मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 2013 को। आप राजस्थान के कहते हैं साहब बहुत बड़े भाई किसान कद्दा और नेता माने जाते हैं। इन्हें 1968 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। सम्मान पहले ध्यान रखें, 1968 ईस्वी में पद्मश्री सम्मानित हस्ती झुंझुनू के निवासी मित्रों कौन है, शीश राम जी ओला। और शीश राम जी ओला एक बार नहीं बल्कि मित्रों 8 बार विधायक रहे थे और 5 बार सांसद चुने गए। लेकिन इससे पहले देखना, वास्तव में कहते हैं साहब होता ना कई बार आप कहते हो साहब जमीन से उठा हुआ नेता, धरातल से उठे हुए नेता की बात है, उस समय शीश राम जी ओला की बात आती है। धरातल की बात क्यों कर रहा हूं, आपने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी सरपंच चुनाव से। झुंझुनू के अंदर एक गांव है, कभी नाम सुना तो गांव का नाम अरडावत गांव। कौन सा गांव है, अरडावत गांव। और उसी अरडावत गांव में कहते हैं साहब प्रथम बार सरपंच पद के लिए कहते हैं साहब निर्वाचित हुए थे मित्रों कौन, शीश राम जी ओला साहब। तो इनकी वास्तव में कह सकते हो साहब शुरुआत बिल्कुल धरातल से हो रखी है। तो एक सरपंच जो विधायक भी बने, जो सांसद भी बने, और राजस्थान और आगे जाकर केंद्र, राज्य और केंद्र के विभिन्न विभाग यानी विभिन्न महकमों में आप केंद्रीय मंत्री के रूप में भी रहे थे, है ना। तो सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हुए। और 1970-1982 राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहली बार खेतड़ी से आपने इलेक्शन लड़ा था, है ना। और खेतड़ी से आप बिल्कुल चुने भी गए थे। तो पूछ ले साहब इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, खेतड़ी था साहब, है ना। पहली बार 1957 की बात कर रहा हूँ। बाद में पिलानी वगैरह इनकी कर्मस्थली वगैरह हो गई थी, काफी कुछ काम भी किया। तो खेतड़ी और पिलानी से पूछे ना तो मित्रों बताओ कि नाम किसका, शीश राम जी ओला। मैं फिर कह रहा हूँ साहब आप एक बार नहीं बल्कि 8 बार तो विधायक रहे। कितनी बार है, 8 बार विधायक रहे और 5 बार आप सांसद रहे। कितनी बार, तो 8 और 5, इतने लंबे समय तक इनका राजनीतिक करियर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भाई इन्हीं ओला जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी एक सरपंच पद से। तो एक ऐसा व्यक्ति जो सरपंच से विधायक, विधायक से सांसद और बाद में विभिन्न विभागों के आपने मंत्री पद को भी सुशोभित किया है। बिल्कुल इनका बेटा MLA है क्या, हाँ जी। अब उसी प्रकार आप इसी झुंझुनू के महान हस्ती कह सकते हो मेहंदी हसन, जन्म 18 जुलाई 1957 को, देहांत होता 13 जून 2012 को। मेहंदी हसन जैसे नाम आता है, तो जिस प्रकार हमने चर्चा की थी श्री गंगानगर में जगजीत सिंह की, उसी प्रकार मेहंदी हसन का भी नाम आता मित्रों गजल गायकी में। तो गजल गायकी के बादशाह माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था झुंझुनू में एक छोटा सा गांव मित्रों, नाम है लूणा गांव।
कौन सा गांव है? तो लूणा गांव में इनका जन्म हुआ। और आपकी मृत्यु तो कहते हैं साहब बाद में कराची पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन मेहंदी हसन का जो जन्म स्थली है ना वो मित्रों ध्यान रखना कहाँ की है, इसी कह सकते हो साहब झुंझुनू की, ये लूणा गांव की। उसी प्रकार बहुत सारे प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ दो नाम आपको और याद रखने हैं। मैंने कहा था सिपाहियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये गांव। एक मेजर दयाचंद नाम से भी है, इन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया, और एक नायक हरि सिंह भी है जिन्हें कीर्ति चक्र भी मिला था। मैं इससे पहले आपको बता देता हूं। तो यहाँ पहले था अपने एक भाई सिपाही का नाम पहले देख लिया साहब, पीर सिंह जी है ना। पीर सिंह के बाद ध्यान रखना मित्रों नाम है मेजर दयाचंद। मेजर कौन से चंद है? दयाचंद है। और इन्हें 1998 ईस्वी में शौर्य चक्र से कहते हैं सम्मानित किया था। याद कीजिए युद्ध हुआ था कारगिल वाला, है ना। तो कारगिल युद्ध में वीरता के लिए दयाचंद को कहते हैं शौर्य चक्र सम्मानित किया। उसी प्रकार एक नायक नाम याद रखना मित्रों, हरि सिंह। कौन सिंह है? और हरि सिंह जी है ना, इन्हें 1992 ईस्वी में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। 1992 कौन सा मिला था? कीर्ति चक्र। तो वैसे मैंने कहा था ना सिपाहियों की धरती, वीरों की धरती, फौजियों की धरती मानी जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसे फौजी है जिन्हें अलग अलग मेडल मिले, अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान आपको ध्यान होना चाहिए। दरोगा आपू सिंह 289 सम्मानित सैनिक सिपाही है यहाँ झुंझुनू से। बिल्कुल। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो बिरला म्यूजियम जो है ना वो पिलानी के अंदर है, जो एशिया के अग्रणी संग्रहालयों में स्थान रखता है। बिल्कुल साहब। बिसव एक गांव का नाम है। यहाँ की मूक रामलीला विश्व प्रसिद्ध है और मंचन दिन में किया जाता है। बिल्कुल साहब। वैसे अक्सर रामलीला का मंचन रात्रि काल में होता है, ये ध्यान रखना, लेकिन बिसव की रामलीला दिन में होती है और ये मूक रामलीला मानी जाती है। सिंघानिया विश्वविद्यालय का झुंझुनू के अंदर है। बिल्कुल है साहब। बाबा रामेश्वर दास का मंदिर है वो टिब्बा बसेम हुआ, वो भी झुंझुनू में, स्थानीय देवता माने जाते हैं वहां के। ओबा जो फसल की सर्वाधिक खेती है वो कहाँ होती है? झुंझुनू में होती है। आपने दो भाई खेती सुनी, एक होती है ओबा, एक होती है जोजोबा, है ना। इनके संरक्षण के लिए आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ जयपुर में भाई दो संस्थान स्थापित कर रखे, काजरी और आफरी, है ना। तो ये जो ओबा की खेती है ना, ये सर्वाधिक कहाँ होती है? झुंझुनू की। और आप भली बात ही जानते साहब, ये खेती इजरायली पद्धति से की जाती है। डून लोद वहां का ठिकाना था। यहाँ राज्य का प्रथम और देश का 5वां गर्दभ अभ्यारण्य द डंकी सेंचुरी के नाम से भी स्थापित है। यानी गर्दभ बोलो तो वही गधा, तो पहले कहते हैं साहब गधों का जो अभ्यारण्य है ना वो कहाँ? डून लोद में। वैसे गधों का मेला है ना वो तो लगता है लूणियावास में, और लूणियावास कहाँ? चाकसू में। चाकसू कहाँ? जयपुर के अंदर। लेकिन ये जो गर्दभ अभ्यारण्य है ना ये कहाँ पर बताओगे? डून लोद के अंदर। उसी प्रकार बुहाना फौजियों वाली तहसील उपनाम से प्रसिद्ध है। यानी बुहाना झुंझुनू की ऐसी तहसील है जिसे फौजियों वाली तहसील कहा जाता है, या सर्वाधिक फौजी कहते हैं साहब बुहाना के अंदर है। भवी क्षेत्र है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा देश की पहली मिनरल लाइब्रेरी है ना वो स्थापित हुई थी इसी भवी क्षेत्र के अंदर। और झुंझुनू शहर भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर घोषित कर दिया गया। वेरी इंपोर्टेंट बात और गौरवान्वित होने वाली बात है कि साहब झुंझुनू पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा शहर है जो धूम्रपान रहित शहर कहलाता साहब। यानी यहाँ पर सुट्टेबाज कम मिलेंगे आपको, बीड़ी सिगरेट वाले। और ये कब हुआ? 31 मई 2007 को। इसी प्रकार सीरी थोड़ी देर पहले ही बता दिया, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो कहाँ? पिलानी में। बिल्कुल बता दिया सा। सीरी और बिट्स दोनों पिलानी में। इसका शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू ने 31 सितंबर 1953 को किया था। बिल्कुल किया था साहब, थोड़ी देर पहले बताया था। 1953 में शुरुआत हुई भाई, शिलान्यास हुआ, और 1958 में विधिवत रूप से यहाँ पर कहते हैं साहब अध्ययन कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। गोरीर झुंझुनू में राज्य का पहला 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। यानी पहला 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है ना वो गोरीर गांव का झुंझुनू के अंदर है। पिलानिया राजस्थान का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज है। बीच में कोई विद्यार्थी कह रहे थे, अब देख लीजिए साहब, राजस्थान का प्रथम है निजी जो नर्सिंग कॉलेज है कौन सा? पिलानी है। हाँ, और आगे चलते हैं। बुढ़ानिया है ना राज्य की प्रथम हाईटेक पंचायत मानी जाती है। बुढ़ानिया वहां झुंझुनू का बहुत प्रसिद्ध गांव है। ये राज्य की प्रथम हाईटेक है पंचायत मानी जाती है।
पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट, राजस्थान का सबसे बड़ा वाटर हीटर यहाँ भाई वाटर हीटर यहाँ पर लगा हुआ है, ये समझ लो। राजस्थान का खेल विश्वविद्यालय वो भी पिलानी के अंदर है। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है, थोड़ी देर पहले बता दिया। नवलगढ़ शेखावटी की स्वर्ण नगरी, बहुत पहले बता दिया मैंने भाई। चित्रकला प्रसिद्ध हुई है भाई नवलगढ़ की। बख्तावरपुरा झुंझुनू देश का प्रथम निर्मल ग्राम माना जाता है ना। अकाली गांव झुंझुनू देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी है। उसी प्रकार राजस्थान का सर्वाधिक नगर पालिका वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू माना जाता है ना। तो सर्वाधिक नगर पालिका कहाँ मिलेगी आपको? झुंझुनू के अंदर। बायोमेट्रिक योजना की भारत में सर्वप्रथम शुरुआत भी झुंझुनू से हुई थी, है ना। बायोमेट्रिक विश्व बैंक की सहायता से बायोमेट्रिक, याद करो वही थंब वाला, है ना। तो थंब से जो अटेंडेंस देते हैं ना, उपस्थिति देते हैं ना, वो पहली बार कहाँ? झुंझुनू से प्रारंभ हुई थी। नवलगढ़ है ना शेखावटी उत्सव मनाया जाता है और शुरुआत हुई थी फरवरी 2010 में, यानी फरवरी 2010 से शेखावटी उत्सव है ना वो मनाया जाता है नवलगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्यों है सुनो, क्यों सुनाएगा कि शेखावटी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए में आएगा सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नवलगढ़। तो मित्रों आपको तीनों नहीं करके नवलगढ़ बताना है ना। उसी प्रकार चांदमारी ताम्र परियोजना यहीं की है, झुंझुनू की। खेतड़ी या कोपर कॉम्प्लेक्स यहाँ का प्रसिद्ध है, बिल्कुल है। जोगीदास की छतरी झुंझुनू में, रावसेका की छतरी परशुरामपुरा झुंझुनू में। सोनारी सभ्यता लोहे की गलाने की भट्टियां मिली और लोहे का प्याला मिला, बिल्कुल मिला था साहब। लोह गलाने की भट्टियां कहाँ से मिली? सुनारी। और ये सुनारी उस लोहार गल के पास ही तो है जहां पर है पांडवों की लोहे की बेड़ियां और लोहे के जो हथियार गल गए थे ना, उस स्थान का नाम लोहार गल है और वहां उसी के निकट मित्रों सुनारी सभ्यता है, बिल्कुल। और आगे चलते हैं। मैणसर गांव जहां पर पौधारों की भित्ति चित्रों की दुकान, जहाँ भित्ति चित्र पर सोने और चांदी की पॉलिश मिलती है ना। जो पौधारों की जो हवेली है ना वो कहाँ है? मैणसर में। और वहाँ कहते हैं साहब उन्होंने दीवारों पर पॉलिश कर दिए सोने और चांदी की। झुंझुनू से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। कोई भी NH आपके झुंझुनू से नहीं गुजरता, ये ध्यान रखना। भीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है ना झुंझुनू में स्थापना हुई थी 9 मार्च 2012 को। राजस्थान का पहला गर्दभ अभ्यारण्य है द डंकी सेंचुरी, मैंने आपको बता ही दिया भाई, वो भी झुंझुनू के अंदर है। रामकृष्ण मिशन का जो मठ है वो खेतड़ी के अंदर है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि खेतड़ी झुंझुनू में आए कौन थे साहब? स्वामी विवेकानंद। और उस समय यहाँ के शासक कौन थे? अजीत सिंह थे। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के गुरु जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, और उनके नाम से रामकृष्ण मिशन जो मठ की स्थापना हुई थी खेतड़ी में अजीत सिंह के समय। राज्य का प्रथम मोर अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है? बिल्कुल झुंझुनू के अंदर है। गोरी यहाँ पर सौर ऊर्जा उपक्रम है, ये थोड़ी देर पहले बताया था 100 किलोवाट का। उसी प्रकार ठाकुर शार्दुल सिंह के निधन के बाद उनके 5 पुत्रों के बीच झुंझुनू का विभाजन हुआ जो पंचपाणा कहलाता है। हाँ बिल्कुल याद करो, ठाकुर शार्दुल सिंह याद आया है ना। ठाकुर शार्दुल सिंह कहाँ के थे? एक शार्दुल सिंह और है, ध्यान रखना। बीकानेर वाले शार्दुल सिंह अलग है और यहाँ वाले शार्दुल सिंह अलग है। और पंचपाणे बोले तो शेखावटी को 5 जागीरों में बांट दिया और शेखावटी विशेष कर झुंझुनू की है। और तो 2 बातें ध्यान रखना, आमेर की 12 जागीरें कहलाती है, 12 कोटड़ी, और झुंझुनू के 5 ठिकाने कहते हैं पंचपाणे, है ना। उसी प्रकार बगड़ पुराना स्थल है, रूपादास जी का मंदिर बना हुआ है। नवलगढ़ शेखावटी महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र युक्त हवेलियां बनी हुई है और पौधारों की हवेली व रूप निवास महल मुख्य इसके केंद्र है, बिल्कुल ऐसा। सिंगाना ये लो ऐसे खनिज क्षेत्र है, याद करो थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना। डाबला सिंगाना, तो डाबला सिंगाना में क्या? लोहा है। और खेतड़ी सिंगाना में तांबा है। नरड़े हजरत शक्करपीर की दरगाह बनी हुई है, बिल्कुल ऐसा। बिसव बुद्धिया महादेव का मंदिर बना हुआ, गोविंद जी का मंदिर बना हुआ है। खेतड़ी यहाँ पर है पन्नालाल शाह तालाब है पेयजल की आपूर्ति के लिए, याद करो। अजीत सागर तालाब में बांध बना हुआ, बिल्कुल बना है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है और तांबा एक्स क्षेत्र होने के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा? खेतड़ी। नरोत्तम लाल जोशी, खेतड़ी राजस्थान का दूसरा सबसे धनी ठिकाना भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, नरोत्तम लाल जोशी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान विधानसभा प्रथम अध्यक्ष, बता दिया है। भित्ति चित्र मैणसर के प्रसिद्ध हुए, बिल्कुल वैसा। मंडावा में ओपन आर्ट गैलरी के नाम से प्रसिद्ध भित्ति चित्र युक्त हवेलियां हैं, बिल्कुल ऐसा। और नेत का टीला यहाँ पर रानी सती का मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ सा। और
यहाँ के जब नृत्यों की बात करें ना तो शेखावटी के 2-4 नृत्य प्रसिद्ध हुए। यहाँ शेखावटी का नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य का नाम है चंग नृत्य, और चंग का तो दूसरा नाम है डफ नृत्य है। चंग और है डफ नृत्य। दूसरे का नृत्य प्रसिद्ध है, याद रखो, गींदड़ नृत्य है। कौन सा नृत्य है? गींदड़ नृत्य। चंग नृत्य में वाद्य यंत्र होता है चंग, और गींदड़ में वाद्य यंत्र होता है मित्रों नगाड़ा। और प्यारे परीक्षार्थियों, ये दोनों ही नृत्य होते हैं सर्वाधिक फाल्गुन मास में। कौन से मास में? दोनों ही नृत्य होते हैं गांव के चौक में, और गांव का चौक कहलाता है गुआड़। क्या कहलाता है? गुआड़। और उसी प्रकार इसी शेखावटी में एक नृत्य प्रसिद्ध मित्रों नाम है कच्ची घोड़ी। अरे कौन सी घोड़ी? कच्ची घोड़ी। और ये कच्ची घोड़ी राजस्थान का प्रथम व्यवसायिक नृत्य कह सकते हो उसे। व्यवसाय नृत्य कौन सा? कच्ची घोड़ी। और सबसे बड़ी विशेषता देखना, इन तीनों ही नृत्यों में कहते हैं ऐसा नृत्य करते कौन है? केवल पुरुष। तो पुरुष प्रधान नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावटी के हैं। महिलाओं का एक नृत्य प्रसिद्ध, उसका नाम है लूर नृत्य, जिसे जालोर में कहते हैं लुम्बर। उसी प्रकार शेखावटी झुंझुनू में इसे कहते हैं साहब लूर नृत्य। तो ये नृत्य भी यहाँ के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। विशेषकर बात ध्यान रखें, खेतड़ी में 3 खाने हैं, कोलियान, खेजड़ी, भूमिका, बिल्कुल चांदमारी वगैरह। वो जितने भी जो भाई हमने जिला दर्शन का मीन ये होता है कि जिले में कौन कौन से ऐसे स्थल है जिनके आपको दर्शन करने चाहिए। बाकी इनका इतिहास अगर बात करें ना, बात कर लो साहब भाई झुंझुनू में केवल जैसे मान लो कोई सभ्यता की बात कर ले तो आधा घंटा कोई सभ्यता में लग जाता है ना। तो ये ऐसी इस प्रकार की जो भी है जिला दर्शन संबंधित हम भाई तथ्य पढ़ते हैं। तो ये थी आज आपके राजस्थान जिला दर्शन में झुंझुनू से संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जितने भी जो बिंदु थे ना, उनकी आप और हम लोगों ने मिलकर परिचर्चा की है। तो ये था आज के आपके राजस्थान जिला दर्शन में झुंझुनू का दृश्य। तो इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।